एपिसोड नंबर 21 की स्टार्टिंग होती है और वो होस्ट चिल्लाते हुए कहता है मिस्टर रुइंकिंग की बीट है 4.6 मिलियन। इफ यू रुइंकिंग को इतनी बेट लगाता देख चौंकते हुए कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। तब वो उससे कहता है ये मैं तुम्हारे लिए खरीदूंगा। उसे ये कहता देख वो थोड़ा सा हैरान होती है और दूसरी तरफ देख ब्लश करती हुई मन में कहने लगती है तो बस इतना ही कहा कि ये ज्वेलरी सुंदर है और वो इसे खरीदने जा रहा है, वो भी मेरे लिए। और वहीं रुइंकिंग को उसे पीछे घूमता देख को समझ नहीं आता। अभी एक और व्यक्ति बिट करता है 6 मिलियन। होस्ट कहता है 6 मिलियन तो क्या कोई है यहाँ पर जो इस बिट को और बढ़ाना चाहेगा। और वहीं जेफी रुइंकिंग को रोकती हुए कहती है प्लीज और कीमत मत बढ़ाओ, मुझे तुम डायरेक्ट पैसे दे दो, मुझे पैसे ज्यादा पसंद है ना कि ये ज्वेलरी। रुइंकिंग उससे कहता है हाँ ठीक है और फिर जेफी उसके हाथ से वो बोर्ड छीन लेती है। और वहीं होस्ट कहता है तो फिर ठीक है ये सोल्ड होता है। फिर रुइंकिंग उससे कहता है तुम ये साइन मुझसे मत छीनो। फिर जेफी उस साइन को कसकर गले लगाते हुए कहती है रुइंकिंग तुमको अपने बच्चे के लिए पैसे बचा कर रखना चाहिए। अब रुइंकिंग उससे कहता है हाँ ठीक है लेकिन ये सब हमारे ही बच्चे के लिए होगा। फिर जेफ्यू कहती है क्या हमारा बच्चा, रहने भी दो, ये प्रेगनेंसी की बात फेक है। फिर रुइंकिंग उसका मुंह बंद करते हुए कहता है ऐसा मत कहो। फिर जेफ्यू उसका हाथ हटाते हुए कहती है मेरी आवाज इतनी ज्यादा धीमी है कि कोई नहीं सुन सकता और वो देखो एक बोली के लिए एक नई चीज आई है। फिर होस्ट कहता है लुओ मेंगाई की बनाई हुई है डॉन पेंटिंग और इसकी शुरुआती कीमत है 2 करोड़। ये सुनते ही जेफ्यू चौंकती हुई मन में कहने लगती है ये तो मेरे हाथ से बनाई हुई वो नकली पेंटिंग है और डैड ने उसे एग्जीबिशन में भेज दिया। और तभी रुइंकिंग कहता है जल्दी करो मुझे वो नीलामी काट दो। और वहीं जेफ्यू को कुछ समझ नहीं आता और तभी रुइंकिंग चिल्लाते हुए कहता है जल्दी करो। और उसे इस तरह चिल्लाता देख जेफ्यू डरने लगती है और उससे कहती है रुइंकिंग। फिर रुइंकिंग बिट लगाते हुए कहता है मेरी बिट है 5 मिलियन। उसे ऐसा कहता देख जेफ्यू चिल्लाते हुए उससे कहती है नीलामी की शुरुआती कीमत 2 मिलियन है तो तुमने 5 मिलियन क्यों लगाया, क्या तुम पागल हो चुके हो। फिर वो मन में कहने लगती है और वैसे भी ये पेंटिंग तो नकली है जो कि मैंने अपने हाथों से बनाई है। फिर वो पैनिक होती हुई उससे कहती है इस डाउन पेंटिंग के लिए ये बिट बहुत ही ज्यादा है। रुइंकिंग तुम शांत हो जाओ। अभी वो दूसरा व्यक्ति बिट लगाता है 7 मिलियन। उसे ये बिट लगाता देख जेफ्यू चौंकती हुई मन में कहने लगती है फिर से वही व्यक्ति। रुइंकिंग को जो भी चीज चाहिए वो व्यक्ति उसे वो पाने से रोक रहा है। फिर रुइंकिंग 10 मिलियन की बिट लगाने के लिए हाथ उठा ही रहा होता है तभी जेफ्यू उसे रोकते हुए कहती है जेफ्यू वो पेंटिंग नकली है। इसकी ये बातें सुन हैरानी से वो उससे कहता है तुम्हें कैसे पता। भी जेफ्यू को एहसास होता है और फिर वो दूसरी तरफ देखते हुए उससे कहती है रुइंकिंग असली पेंटिंग तो तुम्हारे ही घर में है, मैंने उस पेंटिंग को देखा था। रुइंकिंग हैरानी से कहता है तुम वहाँ क्यों गई थी। जेफ्यू कहती है मैं तो बस ऐसे ही संयोग से गई थी और मुझे वो दिख गई। और जेफ्यू की सारी बातें सुन रुइंकिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो घर चलकर बात करते हैं। वहीं जेफ्यू कह रही होती है रुको थोड़ा धीरे चलो। फिर वो मन में कहने लगती है लुओ मेंगाई और रुइंकिंग के बीच में क्या संबंध है, आखिरकार क्यों वो उस पेंटिंग के बारे में सुनकर इतना उत्तेजित हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हमें घर पर दिखाए जाते हैं जहाँ जेफ्यू जाकर लॉकर का पासवर्ड खोलती है और वहीं उसे ऐसा करता देख रुइंकिंग उससे कहता है तुमको इसका पासवर्ड पता है लेकिन तुम इसे तो पहली बार खोल रही हो ना। जेफ्यू उसे पेंटिंग देती हुई कहती है नहीं मैंने इसे पहले भी खोला है। रुइंकिंग ये सब बातें छोड़ो और क्या तुम्हें ये बात नहीं पता थी कि ये पेंटिंग तुम्हारे घर पर ही है। रुइंकिंग उस पेंटिंग को देखते हुए कहता है नहीं मुझे नहीं पता था, मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। और फिर रुइंकिंग रिलैक्स होते हुए कहता है लो इसे वापस वहीं रख दो। जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है। फिर वो जाकर उस लॉकर में उस पेंटिंग को रखने लगती है तभी रुइंकिंग उससे कहता है वहीं इसका दरवाजा खोल रही हो और कह रही हो कि तुम इनोसेंट हो। ये सुनते ही जेफ्यू चिल्लाती हुई कहती है क्या रुइंकिंग तुम मुझे फंसा रहे हो। और फिर रुइंकिंग हंसते हुए कहता है तुम आखिरकार चोर कैसे बन सकती हो जबकि तुम में सिर्फ थोड़ी सी ही हिम्मत है। ये सुन जेफ्यू चिल्लाती हुई उससे कहती है अब मैं तुम्हारे चेहरे पर मुक्का मारूंगी। अभी रुइंकिंग उसका हाथ पकड़ती हुई कहता है ठीक है परेशान होना बंद करो। और जेफ्यू मैं तुमको एक जगह ले जाना चाहता हूँ, चलो हम दोनों हनीमून पर चलते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हमें कार में दिखाए जाते हैं जहाँ जेफ्यू रुइंकिंग से कह रही होती है रुइंकिंग वैसे तुमने अचानक हमारे हनीमून के बारे में कैसे सोचा, तुम दोपहर में मेरे साथ इंटीमेट हुए थे, क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझे पसंद करते हो।
तब रोइंकिंग उससे कहता है मिस आखिरकार तुम इतनी कॉन्फिडेंट क्यों हो। ये सुनते ही जेफ्यू को गुस्सा आने लगता है और फिर रोइंकिंग आगे कहता है अब तुम सो जाओ, हमको मंजिल तक पहुंचने में एक रात का समय लगेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, में कुछ घंटे बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ रोइंकिंग कह रहा होता है चलो अब उठ जाओ हम पहुंच चुके हैं। फिर जेफ्यू जाग जाती है और कहती है हम कहाँ हैं और अभी भी अंधेरा है, अभी समय क्या हुआ है वैसे। रोइंकिंग कहता है अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और लगभग अब सुबह होने ही वाली है। फिर जेफ्यू कार से उतरते हुए कहती है क्या 4:30, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुमने मुझे इतने सुबह सुबह क्यों उठा दिया। और फिर वो सनराइज देखती है और कहती है वाह ये कितना ज्यादा खूबसूरत है और ये तो वही डाउन पेंटिंग का सीन है ना। रोइंकिंग कहता है हाँ। और फिर जेफ्यू कहती है तुम्हें ये बात कैसे पता। नहीं 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 वो मैं तो। वही रोइंकिंग उसे ऐसा कहता देख उसे शातिर नजरों से देख रहा होता है। आगे कहता है ठीक है कहो कि तुम क्या पूछना चाहती हो, डरो मत। फिर जेफ्यू चमचमाती आंखों से उससे पूछती है रोइंकिंग तुम ये जगह को कैसे जानती हो, क्या तुम्हारा उस डाउन पेंटिंग से कुछ लेना देना है। फिर रोइंकिंग कहता है वो डाउन पेंटिंग मेरे लिए गिफ्ट है जब मैं ग्रो हो रहा था। उसकी ये बातें सुन जेफ्यू मन में कहने लगती है अब इस पेंटिंग के निर्माता की डेथ हुई तो तब रोइंकिंग एक छोटा बच्चा था, हो सकता है कि तब वो किसी के प्यार में। फिर रोइंकिंग उससे कहता है रुक जाओ और अपने दिमाग में अनुमान लगाना बंद करो। जेफ्यू हैरानी से कहती है तुम्हें ये कैसे पता कि मैं कुछ सोच रही हूँ। और रोइंकिंग जेफ्यू से कह रहा होता है लुओ मेंगई मेरी मॉम थी। सुनते ही जेफ्यू हैरान हो जाती है और फिर रोइंकिंग वहाँ से जाते हुए कहता है चलो अब चलते हैं। और फिर रोइंकिंग क्यामिंग से कहता है क्यामिंग पहाड़ के नीचे साइड एक घर है वहाँ चलो। फिर जेफ्यू मन में कहने लगती है यानी कि रोइंकिंग की असली मॉम की डेथ हो चुकी है। फिर वो दोनों पहाड़ के नीचे साइड वाले घर पर पहुँच जाते हैं और उस घर को देख जेफ्यू कहने लगती है ये घर कितना ज्यादा सुंदर है। और तभी घर के अंदर से दो लोग बाहर आते हैं और कहते हैं यंग मास्टर तुम यहाँ आ गए। और उन्हें देख रोइंकिंग कहने लगता है अंकल आंटी और ये है ली हान और ये मेरी वाइफ है और हमारा यहाँ कुछ देर रुकने का प्लान है। फिर जेफ्यू उनसे कहती है हेलो अंकल हेलो आंटी। फिर वो मन में कहने लगती है क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना है या मुझे ऐसा लग रहा है कि रोइंकिंग को यहाँ आने के बाद काफी ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो ऐसा लगता है कि रोइंकिंग का जीवन बहुत ही ज्यादा कठिन है तो फिर ठीक है फ्यूचर में मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है 5 दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ रोइंकिंग से कॉल पर कोई कह रहा होता है वो लोग पीछे नहीं हट सकते। और ये सुन रोइंकिंग मन में कहने लगता है अपनी की क्रिटिकल सिचुएशन में मेरा हनीमून पर जाना काफी ज्यादा फायदेमंद रहा। फिर सामने वाला व्यक्ति कहता है हमें पता चल चुका है कि लेयू यान की योजना के पीछे कौन था। वहीं जेफ्यू बाहर किसी से कह रही होती है ब्रदर क्यामिंग क्या आप मेरे मॉडल बनना चाहोगे। वहीं रोइंकिंग उसकी ये बातें सुन लेता है और फिर वो फोन पर उस व्यक्ति से कहता है कि तुम इसी तरह नजर बनाए रखो, मुझे कुछ काम है तो बाद में बात करते हैं। वहीं क्यामिंग कह रहा होता है मैम क्या इस तरह का पोस्ट ठीक है। और हमें बताया जाता है कि क्यामिंग स्पेशल फोर्स में रह चुका है। और फिर जेफ्यू आगे कहती है मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि क्यामिंग आपकी बॉडी इतनी ज्यादा फिट होंगी, मेरे हाथों से बनाई गई पेंटिंग के सभी मॉडल से आप कहीं ज्यादा बेहतर है। अभी वहाँ रोइंकिंग आते हुए कहता है ये सब तो मैंने पहले भी सुने हुए है। और जेफ्यू उसे देख हैरानी से कहती है रोइंकिंग तुम यहाँ बाहर क्यों आए। रोइंकिंग कहता है तुम्हारी ये पेंटिंग बढ़िया है। सुनती ही जेफ्यू खुश होती हुई कहती है बेशक आखिरकार ये बनाई किसने है। अदर क्यामिंग आइए और इस ड्राइंग को देखिए। अदर क्यामिंग आप इस ड्राइंग को रख सकते हैं मेरे मॉडल बनने के बदले में। क्यामिंग कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उन दोनों को आपस में इतनी अच्छी तरह से बात करता देख वहीं रोइंकिंग को जेलसी हो रही होती है और मन में कहता है आखिरकार मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। और फिर जेफ्यू गुनगुनाती हुए रोइंकिंग के पास आती है और हैरानी से उससे कहती है आखिरकार तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक के रखा हुआ है, हटो मुझे सारी चीजें साफ करनी है। और फिर रोइंकिंग उससे कहता है क्या तुमको मॉडल्स की ड्राइंग बनाना पसंद है। जेफ्यू कहती है हाँ अगर ब्रदर क्यामिंग जैसी उसकी बॉडी रही तो। सुनते ही रोइंकिंग गुस्से से कांपते हुए मन में कहता है क्या वो मुझसे बेहतर है। फिर वो गुस्से से वहाँ से जाने लगता है और वहीं जेफ्यू हैरानी से कहती है क्या हुआ, अचानक उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। और हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जेफ्यू सो रही होती है। फिर रोइंकिंग उसके पास आकर उसकी नाक पकड़ते हुए कहता है चलो भी अब उठ जाओ। और उसे ऐसा करता देख जेफ्यू चिल्लाते हुए कहती है हे मुझे छोड़ दो, और हम अचानक वॉक पर क्यों जा रहे हैं, मुझे नहीं जाना है। और फिर रोइंकिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम सिर्फ खाती हो और सोती हो और ये तुम्हारे लिए जरूरी है, चलो मेरे साथ। और उसे ऐसा करता देख जेफ्यू चिल्लाते हुए कहती है जाने दो मुझे। फिर रोइंकिंग जेफ्यू को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर जेफ्यू उससे कहती है ये क्यों चाहते हो कि जब मैं सो रही हूँ तो मैं बाहर जाकर टहल
लूं। और तुम्हारा चेहरा इस तरह क्यों दिख रहा है? क्या मैंने तुमको पागल कर दिया है? अब रुइंकिंग उससे कहता है नहीं। रुइंकिंग कहती है नहीं, बिल्कुल मैंने तुमको कर दिया है। मुझे पता है कि आज सुबह जब मैंने किया मिंग को मॉडल बनाया तो तब मैंने देखा कि तुम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। क्या तुम्हें तब जलन हो रही थी? ये सुन रुइंकिंग मन में कहता है क्या जलन मुझे? और फिर जेफ्यूज के क्लोज जाते हुए कहती है तो क्या ऐसा हो सकता है जब से हम दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तब से तुम्हें मुझसे प्यार हो गया हो? ये सुनते ही रुइंकिंग ब्लश करने लगता है और वो उसे सोफे पर फेंक देता है और वहीं उसे खुद को ऐसा तरह फेंकता देख जेफ्यू चिल्लाते हुए कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? फिर रुइंकिंग पलटते हुए कहता है इतना ज्यादा सोचना बंद करो, तुम लियान की एक कतरे के बराबर भी नहीं हो। ये सुनते ही जेफ्यू को गुस्सा आने लगता है और वो मन में कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो एक अमीर बैकग्राउंड से आती है इसलिए तो मैं उसकी तुलना कैसे ही कर पाऊंगी तुम्हारी नजरों में। और फिर रुइंकिंग उससे कहता है और ये सब के अलावा वैसे अब तुम रॉन्ग परिवार की बहू हो तो मैं दूसरे व्यक्तियों से तुम्हें कैसे मिलने दे सकता हूँ और तुम्हें दूसरे लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। ये सुन जेफ्यू उससे कहती है क्या? और फिर वो मन में कहने लगती है क्या तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं उससे फ्लर्ट कर रही थी? और फिर वो उससे कहती है मास्टर रुइंकिंग क्योंकि आपने ये सब की शुरुआत की तो इसलिए मैं आपको चेतावनी देती हूँ कि आप मुझे नाराज बिल्कुल मत करना। क्या पता कि कब मैं दूसरे व्यक्ति के पास चली जाऊँ और तुमको कोयला बना दूँ। ये सुनते ही रुइंकिंग कहता है तुम, और वहीं जेफ्यू वहाँ से जाने लगती है गुस्से से। फिर रुइंकिंग चिल्लाती हुई उससे कहता है तुम वापस आ जाओ, अगर तुम अकेली जंगल में गई तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जेफ्यू चिल्लाती हुई उससे कहती है तुम्हारी ऐसी की तैसी, ठीक है मैं जा रही हूँ अकेले ही और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और वहीं रुइंकिंग हैरानी से कहने लगता है आखिरकार उसे अचानक क्या हो गया है? लगता है कि वो खुद ही पागल हो चुकी है। तो फिर ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ घंटे बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ आंटी रुइंकिंग से कह रही होती है ऐसा लगता है कि जल्दी ही बारिश शुरू होने वाली है और अभी तक मिस वापस नहीं आई है। बारिश शुरू हो जाने के बाद जंगल और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कि ये बातें सुनते ही रुइंकिंग बाहर साइड देखने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है और वो कहता है गुस्सा होने की भी किसी की एक लिमिट होनी चाहिए। फिर वो अम्ब्रेला उठाता है और घर से निकल पड़ता है और वहीं दूसरी तरफ बहुत ही तेज बारिश और बिजली कड़क रही होती है और बिजली की आवाज सुनते ही जेफ्यू जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फिर वो उसे अपने डैड की बातें याद आती है जहाँ उसके डैड ने कहा था अगर तुम बरसात में जंगल में चली जाती हो तो कोई भी जंगली जानवर तुम पर अटैक कर देगा। फिर कोई उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है जेफ्यू, और वहीं जेफ्यू जोर से चिल्लाने लगती है। रुइंकिंग उससे कहता है चिल्लाना बंद करो जेफ्यू, ये मैं हूँ। और जेफ्यू हैरानी से कहती है रुइंकिंग तुम, और फिर वो आगे बढ़ से गले लगाती हुए कहती है रुइंकिंग मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। और फिर रुइंकिंग कहता है अब सब कुछ ठीक है जेफ्यू, और क्या वैसे तुम्हें ठंड लग रही है? तब जेफ्यू कहती है हाँ ठंड लग रही है लेकिन अब सब कुछ ठीक है। फिर वो जंगल में बने एक हमें घर पर दिखाए जाते हैं जहाँ पर जेफ्यू हैरानी से कह रही होती है हम यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हैं? अब रुइंकिंग कहता है क्योंकि अभी बहुत ही तेज बारिश हो रही है और पहाड़ के रास्तों पर बहुत ही ज्यादा फिसलन है तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है इसलिए, और अब तुम और ज्यादा मत रोना ठीक है। अब जेफ्यू कहती है हाँ लेकिन अब मुझे भूख लगी है। फिर रुइंकिंग उससे कहता है अब क्या हुआ, तुम तो बड़े ही तेवर में जंगल पर कब्जा करने के लिए निकली थी ना? तब जेफ्यू उससे कहती है वो तुम ही थे जिसने मुझे गुस्सा दिलाया था, इसीलिए तुमको मुझसे माफी मांगना चाहिए। तब रुइंकिंग उससे कहता है ठीक है मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम ये बात मत भूलो कि मैं तुमको बचाने के लिए इस जंगल में आया तो तुम मुझे धन्यवाद कैसे करूंगी। फिर जेफ्यू अजीब मुंह बनाती हुई उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया। और फिर रुइंकिंग उसके चेहरे को छूते हुए कहता है तो क्या तुम सिर्फ इसी तरह मुझे धन्यवाद दोगी? फिर जेफ्यू अपना मुंह घुमाती हुई कहती है मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ कि मैं तुमको एक पेंटिंग बना कर दूंगी जिससे तुमको किया मिंग से जलन ना हो। ये सुन रुइंकिंग उससे कहता है क्या मैं उससे जलता हूँ, क्या ही बकवास है ये। और फिर जेफ्यू कहती है मैंने सारी टॉप नॉवेल्स देखी है और उसमें के सभी मेन लीड्स जब भी फीमेल लीड्स के पास कोई भी दूसरा व्यक्ति आता है ना तो वो इसी तरह उस व्यक्ति से जला करते हैं। और बधाई हो रुइंकिंग, तुम उस रोमांटिक नॉवेल्स की तरह मेन लीड हो जो कि जल रहा है दूसरे व्यक्ति से। और फिर रुइंकिंग कहता है ठीक है तो अब आगे क्या? और फिर जेफ्यू कहती है यहाँ पर बहुत ही तेज बारिश हो रही है तो एक अच्छे पति के रूप में तुमको अपनी पत्नी को बचाना चाहिए इस बारिश से। इसकी ये बातें सुनते ही रुइंकिंग हल्का सा चौंकता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है अब वो समय आ चुका है जहाँ हम नॉर्मली हस्बैंड वाइफ लगते हैं। वहीं जेफ्यू उसको अपने शोल्डर पर हाथ रखता देख स्माइल करते हुए मन में कहने लगती है जब मुझे डर लगा करता था तो मेरे डैड मुझे एक तकिया देकर सुला देते थे, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी
भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा डर कम करने के लिए रोइंकिंग मुझे इस तरह अच्छा फील करवाएगा। और अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये नकली शादी इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। और फिर वो उसे तिरछी नजरों से देखने लगती है। तभी रोइंकिंग की नजर उस पे पड़ती है। तभी जेफ्यू बहुत ज्यादा ब्लश करती हुए मन में कहने लगती है, अरे नहीं, क्या मैं उसे चोरी छुपे देखते हुए पकड़ी गई। और रोइंकिंग जेफ्यू को किस करने लगता है और वहीं जेफ्यू हैरानी से मन में कह रही होती है, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं तो दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रोइंकिंग कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मुझसे प्यार हो गया हो। और फिर रोइंकिंग उससे कहता है, मैंने रोमांटिक नॉवेल्स में देखा है कभी मेन लीड फीमेल लीड को किस करता है तो फीमेल लीड कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। फिर जेफ्यू कहती है, नहीं तुम गलत हो, मैं फीमेल लीड नहीं हूँ, मैं तो बस मेन लीड और फीमेल लीड के बीच की एक कैरेक्टर हूँ। और फिर रोइंकिंग उसके बाल बिगाड़ती हुए कहता है, पागल लड़की, दिन भर तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है। और वहीं जेफ्यू चिल्लाती हुई कहती है, तुम मेरे बाल बिगाड़ रहे हो। और फिर सीन शिफ्ट तरह में रात का समय दिखाया जाता है जहाँ रोइंकिंग सो रहा होता है और वहीं जेफ्यू मन में कह रही होती है, यहाँ पर कितना ज्यादा अंधेरा है और डैड ने मुझसे हमेशा कहा है कि अंधेरे में ही मॉन्स्टर्स आते हैं। नहीं जेफ्यू, डरो मत, तुम्हारे बाजू में रोइंकिंग है, डरने की कोई बात नहीं है। तभी रोइंकिंग उसे गले लगाते हुए कहता है, सो जाओ जेफ्यू, डरो मत, और वैसे भी मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती है। उसकी ये बातें सुन जेफ्यू स्माइल करती हुई कहती है, हाँ ठीक है। और फिर वो मन में कहने लगती है, भले ही हमारा ये रिश्ता एक बिजनेस है और वो मेरे प्रति बहुत ही अच्छा है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ रोइंकिंग जेफ्यू को देख स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, मैं ये बात नहीं जानता था कि झूठ कभी कभी गलतफहमियों को जन्म देता है। और जेफ्यू, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि सच में तुम मेरी वाइफ हो और तुम मेरे बच्चे को जन्म दोगी। और फिर सीन शिफ्ट तरह में शाम का समय दिखाया जाता है जहाँ रोइंकिंग घर की ओर आगे बढ़ते हुए फोन पर किसी से कह रहा होता है, हमारे उस पुराने ब्लू मून के प्लान को चेंज कर दो। अब हमारा नया प्लान रहेगा कि हम ब्लू मून को एक पार्क में कन्वर्ट कर दे। अब वो कहता है, यस सर। और फिर रोइंकिंग घर में एंटर होता है जहाँ जेफ्यू क्यामिंग से कह रही होती है, तुम मेरे लिए वॉन्टन लेके आए हो, ये तो मेरी फेवरेट है। गाइस, वॉन्टन यानी कि जैसे कि पकोड़े समझ लो। और फिर जेफ्यू आगे कहती है, इसके बदले में तुमको कुछ पैसे दूंगी। अब क्यामिंग उससे कहता है, नहीं मैम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने पहले ही मुझे ड्रेस दे चुकी है। और वहीं रोइंकिंग ये बातें सुन गुस्से से मन में कहने लगता है, क्या कपड़े। तभी उन दोनों की नजर रोइंकिंग पे पड़ती है और क्यामिंग कहता है, यंग मास्टर। फिर जेफ्यू कहती है, हनी तुम वापस आ गए। और फिर क्यामिंग आगे कहता है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जेफ्यू कहती है, हाँ ठीक है, और खास तौर पर मेरे लिए वांटेड लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनते ही रोइंकिंग को और गुस्सा आने लगता है और मन में कहता है, अच्छा तो खास तौर पर। और क्यामिंग वहाँ से जा चुका होता है और वहीं जेफ्यू रोइंकिंग को देख हैरानी से उससे कहती है, क्या हुआ रोइंकिंग, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे। अब रोइंकिंग गुस्से से पलटते हुए कहता है, नहीं कुछ नहीं हुआ। और रोइंकिंग जेफ्यू से कह रहा होता है, जल्दी करो और ये खाना खत्म करो। वहीं जेफ्यू खाते हुए कहती है, और फिर वो मन में कहने लगती है, जाहिर है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, वो बिल्कुल वैसा ही बर्ताव कर रहा है जैसे पिछली बार जब मैंने क्यामिंग को मॉडल बनाया था। क्या सच में कहीं वो प्यार में तो नहीं है। और तभी रोइंकिंग उसे कुछ डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है, तुम मेरे परिवार की चैरिटी फंड के साथ काम करूंगी और ये लो, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ऐसा करता देख जेफ्यू थोड़ी सी चौंक जाती है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ जेफ्यू कार में पीछे साइड बैठने लगती है। तभी उससे रोइंकिंग कहता है, सामने बैठो। लो भी जल्दी करो, सामने आकर बैठ जाओ, मैं तुमको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। जेफ्यू हैरानी से कहती है, रोइंकिंग तुम। फिर वो सामने साइड बैठ जाती है और हैरानी से कहती है, क्यामिंग कहाँ है रोइंकिंग। तब रोइंकिंग उससे कहता है, कंपनी में बहुत ज्यादा काम है और हमारे पास इतने एम्प्लॉयज भी नहीं है, तो उनकी मदद करने के लिए क्यामिंग को 2 दिन के लिए वहाँ भेजा गया है। फिर वो मन में कहने लगता है, वो उसे बहुत ही प्यार से बुलाती है। उसकी ये सब बातें सुन जेफ्यू हैरानी से कहती है, और फिर वो मन में कहने लगती है, इतनी बड़ी कंपनी में एम्प्लॉयज की कमी, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर रोइंकिंग उससे कहता है, क्या तुमने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है। जेफ्यू उससे कहती है, चिंता मत करो, मुझे अपनी फोटोग्राफी मेमोरी पे पूरा भरोसा है। फिर रोइंकिंग उससे कहता है, तुम ये बात याद रखना कि सबसे पहले बजट का आधा हिस्सा तुमको एनवायरमेंट कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन को देना है, ठीक है। और फिर जेफ्यू कहती है, इससे पहले तुम्हारी स्टेप मदर फाउंडेशन की प्रभारी हुआ करती थी जो कि सभी को फंड बांटा करती थी, लेकिन अब तुम्हारे प्लान के हिसाब से इसे मैं करूंगी और ये काम हम दोनों के लेन देन के दायरे में आएगा। और रोइंकिंग तुम बिल्कुल भी चिंता
मत करो, मैं अपना काम अच्छी तरह से करूंगी। उसकी ये बातें सुन रुइंकिंग हैरानी से कहता है क्या लेन देन। तब जेफी उससे कहती है हाँ, अभी हम दोनों की एक डील चल रही है ना, जिसमें मैं तुम्हारी नकली दुल्हन बनी हूँ। ये सुन रुइंकिंग गुस्से से मन में कहने लगता है क्या तुम्हारे लिए हमारा ये रिश्ता सिर्फ एक लेन देन है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, वो कुछ देर बाद वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जेफी कार से बाहर निकलती हुए कहती है अब चलो युद्ध में उतरने का समय आ चुका है। फिर वो रुइंकिंग से कहती है चलो ठीक है रुइंकिंग, मैं अब चलती हूँ, मैं तुम्हारे पास अच्छी खबर लेकर आऊंगी। और ये कहकर वो वहाँ से अंदर जाने लगती है और वहीं कार के अंदर रुइंकिंग कह रहा होता है जेफ्यू तुम देखना आज रात हमारा रिश्ता लेन देन से कहीं ज्यादा होगा। और वहीं दूसरी तरफ जेफ्यू हमें मीटिंग में दिखाई जाती है जहाँ पर वो सभी से कह रही होती है मेरा मानना है कि इंट्रोडक्शन इतना जरूरी नहीं है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। फिर वो टेबल पर डॉक्यूमेंट रखते हुए कहती है आने वाले हाफ ईयर का मेरा प्लान ये है कि बजट का आधा पैसा यानी कि $10 मिलियन रेन इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया जाएगा। आज ही दोपहर में हम उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। सुन वहाँ बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं और हैरानी से कहते हैं क्या आज दोपहर में। और वहाँ बैठे लोग जेफ्यू से कहने लगते हैं ये रकम तो बहुत ही ज्यादा है। दूसरा व्यक्ति कहते हैं मेरे ख्याल से हमें उन्हें सिर्फ $0.5 मिलियन ही देना चाहिए। तभी वहाँ बैठी एक और लड़की कहती है मिस यान क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इतना बड़ा डिसीजन लेने में हमें इतनी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जेफ्यू से कहती है मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, ट्रस्ट फंड से जुड़ी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, तो क्या मैं तुमसे ये पूछ सकती हूँ कि इसकी क्या आवश्यकता है और तुम्हारे ख्याल से मुझे इस बारे में किससे चर्चा करनी चाहिए। वो लड़की कहती है चेयरमैन वांग इस ट्रस्ट फंड की मैनेजर रह चुकी है, तो हमें उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए। अभी जेफ्यू की बात करते हुए कहती है ट्रस्ट फंड की स्थापना हैंगोई कॉर्पोरेशन के ट्रस्ट फंड के मैनेजर ने की थी और मेरे डैड हैंगोई कॉर्पोरेशन के सीईओ ने व्यक्तिगत रूप से मुझे इस पद पर नियुक्त किया है और ये पोजीशन मुझे ये निर्णय लेने का पूरा अधिकार देता है और इस वक्त मैं चेयरमैन हूँ, तो क्या मुझे किसी और के साथ इस बारे में चर्चा करने की जरूरत है। वो लेडी कहती है मिस ली क्या आप मजाक कर रही हो, शक आपके पास इसका अधिकार नहीं हो सकता है ना। और मेरे ख्याल से शायद आप ये बात नहीं जानती है कि फंडिंग के डॉक्यूमेंट को हर एक लेवल से गुजरना पड़ता है और मुझे इस बात का डर है कि आज दोपहर तक वो सारे पेपर वर्क्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। जेफ्यू कहती है जिन जिन से अप्रूवल मांगना है वो सभी लोग यहाँ पर अभी मौजूद है, तो जल्दी करो ड्राफ्ट पेपर तैयार करो और सभी के साइन ले लो और ड्राफ्ट का फंड निकालने के लिए बैंक को भी रिक्वेस्ट सेंड कर दो। वो लेडी कहती है लेकिन तभी जेफ्यू की बात करते हुए कहती है सुपरवाइजर जेंग आप शुरू से ही इस ड्राफ्ट के खिलाफ है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी के पास कैश फ्लो का इशू है या फिर तुम मेरे साथ अभी खेल खेल रही हो। कि ये सब बातें सुन सुपरवाइजर जेंग डरते हुए कहती है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। फिर जेफ्यू कहती है बढ़िया और अब जाओ जाकर सभी प्रीवियस अकाउंट फाइल लेकर आओ, मुझे उन्हें देखना है। और फिर सुपरवाइजर जेंग कहती है मिस ली आप एक अकाउंटेंट नहीं है, तो आपको वो दस्तावेज समझने में दिक्कत हो सकती है। और फिर तभी दूसरी लड़की कहती है मिस ली मैं अगले हफ्ते तक वो सारी फाइल्स कंप्लीट कर दूंगी। फिर जेफ्यू कहती है तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वो मन में कहने लगती है मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम लोग किसके लिए काम कर रहे हो और अगले हफ्ते तक तो तुम सारे अकाउंट की डिटेल्स चेंज कर दोगे। और फिर वो आगे उन लोगों से कहती है मैंने पहले ही मेरे हस्बैंड से एक अकाउंट की टीम बोरो कर ली है, वो कल यहाँ पर आ जाएंगे। ये सुन सुपरवाइजर जेंग थोड़ी हैरान हो जाती है और फिर जेफ्यू आगे कहती है अगर अब और कोई सवाल नहीं है तो प्लीज आप इस रिक्वेस्ट पर साइन कर मुझे वापस दे दो और फिर तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और फिर सीन शिफ्ट होता में जेफ्यू और रुइंकिंग दिखाए जाते हैं जहाँ रुइंकिंग फोन को देख कह रहा होता है मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मिस जी इतनी ज्यादा फास्ट है, उन्हें इतनी जल्दी प्रेस स्टेटमेंट रिलीज कर दिया। और रुइंकिंग उस आर्टिकल को देख कह रहा होता है इस बारे में कैसे पता चला कि मैं ब्लू मून की डेवलपमेंट को छोड़ रहा हूँ, तो मैं संरक्षण क्षेत्र में कन्वर्ट करने वाला हूँ और ये एनवायरमेंटल बिजनेस बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। आर्टिकल में लिखा हुआ होता है हैंगोई कंपनी $10 मिलियन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम में इन्वेस्ट करेंगे। तो कहती है हाँ लेकिन अगर हम अमीर लोगों के लिए वहाँ पर घर बनाते तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होता और एक बार ब्लू मून का संरक्षण क्षेत्र बन जाने के बाद वहाँ के आसपास के क्षेत्र के टूटे हुए घर को हम विला में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उन घरों को प्रीमियम प्राइस पर बेचा जा सकता है। जेफ्यू की ये सब बातें सुन रुइंकिंग हैरानी से कहने लगता है तो क्या तुम मेरे इस डोनेशन के पीछे का मकसद जानने में तुम सक्षम थी, तुम्हारा यहाँ घर पर रहना बेकार था। फिर जेफ्यू कहती है ये सब के अलावा जो तुमने मेरी फेक प्रेगनेंसी की न्यूज फैलाई है, 3 महीने में अक्सर महिलाओं का पेट दिखने लगता
लगता है तो तुम इस बारे में आगे क्या करने वाले हो? रोइंकिंग कहता है बात सिंपल है, तुम्हें सच में प्रेग्नेंट होना होगा। जेफ्यू हैरानी से कहती है प्रेग्नेंट, लेकिन वो कौन करेगा? मैं उस अमीर लड़की की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जिसके बाहर साइड बहुत ज्यादा लवर्स है। फिर रोइंकिंग खड़े होते हुए कहता है हाँ मुझे ये पता है कि तुम उतनी ज्यादा स्मार्ट नहीं हो, तुम बिल्कुल बेवकूफ लोगों जैसा खेल खेलती हो। उसकी ये बातें सुन जेफ्यू हैरानी से कहती है आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? फिर वो मन में कहने लगती है उसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि नहीं वैसा नहीं हो सकता, वो मुझे पसंद नहीं कर सकता। फिर रोइंकिंग उसके क्लोज जाते हुए कहता है बिल्कुल जेफ्यू, तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा ही है। और तभी रोइंकिंग जेफ्यू को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे इस तरह करता देख जेफ्यू चिल्लाते हुए कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम नशे में हो? और फिर रोइंकिंग ले जाकर उसे बेड पर गिरा देता है और टाई खोलते हुए कहता है चलो देखते हैं कि मैं नशे में हूँ या नहीं। और फिर वो जेफ्यू के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहता है अगर मैं नशे में रहा तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं कर पाऊंगा। अब जेफ्यू उससे कहती है रोइंकिंग तुम। और फिर रोइंकिंग आगे कहता है तो क्या तुम्हें सच में डर लग रहा है? और उसे ऐसा कहता देख वो ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है तो क्या सच में वो मुझसे प्यार करने लगा है? फिर रोइंकिंग आगे कहता है तुमने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी है ना, तो तुम्हें तो ये पता ही है कि अब फीमेल लीड्स आगे क्या करती है। कम से कम जेफ्यू तुम थोड़ा संघर्ष करने का दिखावा तो करो। जेफ्यू तुम बिल्कुल भी संघर्ष नहीं कर रही हो, तो क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि तुम्हें भी मुझ में इंटरेस्ट है? उसकी ये बातें सुन वो ब्लश करते हुए कहती है और फिर वो आगे उससे कहती है आखिरकार तुम इतने ज्यादा कंफ्यूज क्यों हो? और फिर वो उसके चेहरे को छूती हुई कहती है तुम्हारी बॉडी बहुत ही बढ़िया है और तुम बहुत ही ज्यादा अमीर भी हो। हालांकि तुम थोड़े अजीब हो लेकिन इतने भी अजीब नहीं हो कि मैं तुम्हारी खूबियों को नजरअंदाज कर दूं। उसकी ये बातें सुन रोइंकिंग उसके हाथों को किस करते हुए कहता है तो क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि तुम्हें भी मुझ में इंटरेस्ट है? जेफ्यू उससे कहती है अगर मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? और जेफ्यू मन में कह रही होती है वो प्रेमियों का खेल खेलने का प्लान बना रहा है, लेकिन केवल ये प्यार सिर्फ एक तरफा है तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। और फिर रोइंकिंग आगे उससे कहता है जेफ्यू अब ये सब तुम्हारे परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है कि मैं वो जिम्मेदारी उठाऊंगा या नहीं। और फिर वो मन में कहने लगता है इस पागल लड़की ने हमेशा ही मेरा फायदा उठाया है, लेकिन वो इस वक्त प्यार की बातें क्यों कर रही है? फिर जेफ्यू मुंह फेरती हुए उससे कहती है तुम इसे भूल जाओ रोइंकिंग, मैं तुम्हें सिर्फ प्यार दे सकती हूँ और हो सकता है कि कल को मैं किसी और व्यक्ति के प्यार में पड़ जाऊँ, इसीलिए तुम्हें मुझे अपना प्यार देने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारा समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहती। ये बातें सुन रोइंकिंग मन में कहने लगता है वो ये सब बातें कितना साफ साफ कह देती है, लेकिन उसकी ये आंखें डर से भरी हुई है। फिर जेफ्यू आगे उससे कहती है मैं बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम पर मोहित हूँ। इस वक्त ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें ऐसा ना करने के लिए मना करूँ। उसकी ये बातें सुन रोइंकिंग मन में कहने लगता है सच में तुम कितनी ज्यादा लापरवाह हो और मैं ये बात नहीं जानता कि तुम्हें किसने चोट पहुँचाई है। मन में ये सब कहते हुए वो जेफ्यू को किस करने लगता है और फिर वो उसके शोल्डर भी टाइट पकड़ लेता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ किया मिंग वॉच देखते हुए मन में कह रहा होता है मास्टर अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? वो हमेशा तो समय पर आ जाते हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वो इतने ज्यादा लेट है। और फिर हम रोइंकिंग को देखते हैं जो कि आंटी कुई से कह रहा होता है आंटी वो कल रात को बहुत ही देर से सोई है तो उसे जल्दी मत उठाना। अब आंटी कुई कहती है ठीक है मास्टर। और वहीं दूसरी तरफ रूम में जेफ्यू मन में कह रही होती है कल रात रोइंकिंग और मैंने आखिरकार सीमा पार कर ही ली। अभी तक तो हम दोनों बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन अब ये सब हो जाने के बाद आगे क्या होगा? और अभी तक तो मैं ये भी नहीं जानती कि वो मुझे पसंद करता भी है या नहीं। तभी जेफ्यू के फोन पर एक मैसेज आता है और फिर वो अपना फोन चेक करती है और उस मैसेज में लिखा हुआ होता है मिस्टर यान रेंस डोनेशन का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है तो मुझे इसे पोस्ट कब करना है? और फिर जेफ्यू मन में कहने लगती है ये सब तो रोइंकिंग की प्लानिंग पर निर्भर करता है। इसके अलावा हम दोनों के बीच में कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे उससे ये पूछने में बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है, लेकिन इस वक्त मुझे ये सब भूलकर उससे एक बात करनी चाहिए। और फिर वो कियामिंग को कॉल लगाती है और उससे कहती है हेलो मैं जेफ्यू बोल रही हूँ। फिर सामने से रोइंकिंग कहता है मैं तुम्हारा पति बोल रहा हूँ। उसकी आवाज सुन जेफ्यू हैरानी से कहती है ये तुम हो? फिर रोइंकिंग आगे उससे कहता है अगली बार अगर कोई भी काम हो तो तुम सीधे मुझे कॉल करना, ठीक है? और वहीं कियामिंग मन में कहने लगता है मास्टर इतने ज्यादा जेलस हो रहे हैं कि वो और भी ज्यादा डरावने लग रहे हैं। और वहीं रोइंकिंग जेफ्यू से कहने लगता है जैसे कि मैंने प्लान बनाया था, आज दोपहर में कुछ लोग जो कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से है वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम उन्हें रिपोर्ट करना याद रखना। तब जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है। और जेफ्यू जाती हुई मन में कह रही होती है
है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उसके बैंक अकाउंट में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होंगी। रोइंकिंग की सतीली माँ ने अपने पद का बहुत ही फायदा उठाया था और वहीं सामने रुंग बैठा हुआ होता है और जेफी को आता देख वो उससे कहता है बहुत ही दिनों बाद मिल रहे हैं ना। और जेफी उसे वहाँ देख हैरानी से कहती है रुंग तुम यहाँ। और फिर रुंग उठकर उसके पास जाती हुए कहता है तुमने अपना काम बहुत ही बढ़िया किया, तुमने तो मुझे सेल ही कर दिया, मेरे बॉस ने मुझे काम करने के लिए पहाड़ों में भेज दिया है। उसकी ये बातें सुन जेफी हैरानी से उससे कहती है क्या तुम्हें बेच दिया। और फिर वो हैरानी से मन में कहने लगती है आखिरकार वो किसके बारे में बात कर रहा है। और तभी जेफी को पुरानी बातें याद आती है जहाँ रुंकिंग ने उससे कहा था ठीक है रुंग मैं तुम्हारी ये बात याद रखूंगा। ये बात याद करते ही वो हैरानी से कहने लगती है अरे हाँ ये उस समय की बात है। और फिर जेफी उससे कहती है दूसरे यंग मास्टर आप काफी ज्यादा प्रतिभाशाली है तो आइए दोबारा इसे प्रयास करके देखिए इस बार आप जिंदा रह पाते हैं भी या नहीं। और फिर रुंग उसके क्लोज होते हुए कहता है तुम्हारी जीभ बहुत ही तेज चलने लगी है और क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो कि तुम हमारे परिवार में रह सकती हो। जैसे ही रुंकिंग तुम्हारा पूरा इस्तेमाल कर लेगा उसके बाद वो तुम्हें तलाक दे देगा, तुम ये बात याद रखना। कि ये बातें सुन जेफ्यू थोड़ा सा निराश होती है और उससे कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और फिर वो मन में कहने लगती है बेशक मैं ये बात जानती हूँ रुंकिंग और मैं सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर है लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं पा रही हूँ। और तभी जेफ्यू के शोल्डर पर कोई हाथ रखते हुए कहता है क्या हुआ जेफ्यू, क्या तुम्हें फिर से किसी ने परेशान करने की कोशिश करी। और जेफ्यू उसे वहाँ देख हैरानी से कहती है रुंकिंग तुम। और रुंकिंग को वहाँ देख चौंक जाता है और वहाँ से जाते हुए कहने लगता है मैंने अभी तक रात का खाना नहीं खाया है तो इसीलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। और वहीं रुंकिंग जेफ्यू का हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो मेरे साथ। और फिर कुछ देर बाद वो दोनों हमें एक रूम में दिखाए जाते हैं जहाँ जेफ्यू हैरानी से उससे कहती है तुम क्या करना चाहते हो। और फिर रुंकिंग उसके चेहरे को छूते हुए कहता है जेफ्यू तुम बहुत ही ज्यादा उदास लग रही हो। और तभी रुंकिंग जेफ्यू को किस करने लगता है और मन में कहता है मैं तुमको खुश करना चाहता हूँ जेफ्यू। और वहीं जेफ्यू ब्लश करती हुए मन में कहने लगती है पिछली रात के विपरीत आज उसका ये केस और भी ज्यादा सॉफ्ट है जिसका मैं विरोध नहीं कर सकती। और तभी कोई गेट नॉक करते हुए कहता है यंग मास्टर खाना तैयार है। तब रुंकिंग कहता है हाँ ठीक है हम लोग नीचे आ रहे हैं। और फिर रुंकिंग की नजर जेफ्यू पे पड़ती है और वो इसे देख मन में कहने लगता है वो ब्लश कर रही है। जब से मैं इस पागल लड़की से मिला हूँ तब से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ और शायद ही कभी मैंने उसे इस तरह शर्माते हुए देखा होगा। और अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने उसे चिढ़ाने का एक तरीका खोज लिया है। और फिर वो दोनों हमें डिनर टेबल पर दिखाए जाते हैं जहाँ जेफ्यू हैरानी से कहती है कि आमिंग हमें ज्वाइन क्यों नहीं किए। ये सुन रुंकिंग चिढ़ते हुए उससे कहता है उसकी एक अपॉइंटमेंट है इसलिए। और फिर वो मन में कहने लगता है अच्छा ही हुआ कि मैंने क्यामिंग को दोबारा फायर कर दिया। और रुंकिंग की बातें सुन जेफ्यू कहने लगती है क्या अपॉइंटमेंट, वो मेल है या फीमेल और वो कैसे है, क्या तुमने उन्हें देखा है। अब रुंकिंग उससे कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, चुपचाप तुम खाना खाओ। और फिर जेफ्यू कहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इसे गुप्त क्यों रखा है और वैसे रुंकिंग तुम बिजी क्यों नहीं हो और तुम इतनी जल्दी घर क्यों आ गए। उसकी ये बातें सुन रुंकिंग मन में कहने लगता है कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा दिल बेचैन हो रहा था और मैंने जब तुमको कंपनी में नहीं देखा तो इसीलिए मैं सारा काम लेकर घर आ गया। फिर रुंकिंग उससे कहता है वो मैंने अपना काम मेरे एम्प्लॉयज पर छोड़ दिया। ये सुन जेफ्यू कहती है ओ। और फिर वो मन में कहने लगती है रुंकिंग तुम्हें क्या ही लगता है कि तुम्हारी इस बातों पर कौन ही विश्वास करेगा कि तुम जैसा व्यक्ति जो कि इतना ज्यादा व्यस्त रहता है उसने अपना पूरा काम एम्प्लॉयज पर छोड़ दिया। फिर रुंकिंग कहता है वैसे हम दोनों कल मेरे दो फ्रेंड के साथ डिनर करने वाले हैं। तब जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ रुंकिंग का दोस्त जिसका नाम वांगशिया है वो कह रहा होता है रुंकिंग मैं तो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम हमारे साथ यहाँ पर हो। और अब ऐसा लगता है कि इस ग्रुप के सभी लोग अपने अपनी वाइफ के गुलाम हैं। और फिर लुक केवन कहता है तो क्या तुम इसे स्वीकार करते हो कि तुम अपनी वाइफ के गुलाम हो। तब वेंगशिया कहता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं जो देख रहा हूँ वो मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम दोनों अपनी वाइफ के गुलाम हो। यो रुंकिंग मैं सही कह रहा हूँ ना। तब रुंकिंग उससे कहता है तुम बकवास करना बंद करो। कि ये सब बातें सुनते ही जेफ्यू खड़ी हो जाती है और ब्लश करती हुई कहती है तो फिर मैं अंदर जा रही हूँ
जेफ्यू सिस्टर इन लॉ की मदद करने के लिए। तभी रोइंकिंग उसका हाथ पकड़ उसे किस कर देता है और उससे कहता है ठीक है, और फिर जेफ्यू वहाँ से जाते हुए मन में कहने लगती है आखिरकार आज रोइंकिंग को हो क्या गया है। और फिर वांगशिया आगे रोइंकिंग से कहता है रोइंकिंग क्या तुम प्यार में हो। और फिर लू केवन कहता है क्या प्यार में नहीं, वो तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है। फिर रोइंकिंग आगे कहता है नहीं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गाइज मैं रोइंकिंग के ये दोनों दोस्त का नाम चेंज कर रहा हूँ। मैं ये पहले व्यक्ति का नाम शाई बोलूंगा और ये दूसरे व्यक्ति का नाम 11, ठीक है। और रोइंकिंग की ये बातें सुन शाई और 11 एक दूसरे को देख मन में कहने लगते हैं, लेकिन उसके रिएक्शन को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो प्यार में है। और वहीं अंदर सेट किचन में 11 की वाइफ जियांग होती है। और फिर जेफ्यू किचन में एंटर होती हुई कहती है सिस्टर इन लॉ क्या मैं आपकी कोई मदद करूँ। तब जियांग कहती है नहीं लगभग खाना तैयार हो ही चुका है और चलिए कुछ बातें करते हैं। जब मैं रोइंकिंग और आपकी शादी में शामिल हो रही थी तो तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि आप एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि अभी अभी आप एक दूसरे के प्यार में पड़े हुए हैं, बिल्कुल एक नए जोड़ी की तरह। और रोइंकिंग आपके साथ बड़े ही कोमलता से पेश आता है और जब भी आप एक दूसरे को देखते हो तो दोनों ही शर्माने लगते हो। और मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हो, लेकिन डरते हो कि कहीं कोई दूसरा तुम्हें देख ना ले। उसकी ये सब बातें सुन जेफ्यू ब्लश करते हुए चौंक जाती है। और फिर जियांग आगे कहती है मिस यान आप प्लीज उन्हें बुलाने में मेरी मदद करें। तब जेफ्यू नीचे जाती हुई कहती है हाँ ठीक है। तभी एक लड़की जेफ्यू से टकराती हुए जाती है और जेफ्यू चौंकती हुई कहती है ध्यान से। तभी जेफ्यू का पैर स्लिप हो जाता है और एक चिल्लाने की आवाज आती है और उस आवाज को सुन रोइंकिंग चौंक जाता है और तेजी से उस आवाज की ओर भागते हुए कहता है जेफ्यू। और फिर वो सीढ़ियों के पास पहुंचता है जहां पर जेफ्यू उससे कहती है रोइंकिंग प्लीज मेरी मदद करो। उसे इस तरह देख रोइंकिंग कहता है सच में तुम एक पागल लड़की हो। और फिर वो जाकर उसे संभालता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। तब जेफ्यू उससे कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर जियांग अपनी बेटी के सर पर मारती है और जेफ्यू से कहती है मुझे माफ करिएगा ये मेरी लड़की बहुत ही ज्यादा शरारती है और मिस यान कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। तब वो उनसे कहती है नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगी मैं ठीक हूँ। और फिर वो लोग हमें डिनर टेबल पर दिखाए जाते हैं जहाँ पर जेफ्यू रोइंकिंग से कह रही होती है रोइंकिंग इस क्रैब के साथ तुम इस टोफू को मिक्स कर खाओ अच्छा लगेगा। और फिर शाई आगे उससे कहता है रोइंकिंग तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो क्या तुम ठीक हो। और वहीं उसकी ये सब बातें सुन जेफ्यू भी मन में कहने लगती है जब से उस बच्ची ने मुझे धक्का मारा है तब से उसका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है और क्या वो मेरे लिए नाराज है। और तभी जेफ्यू रोइंकिंग के पैर पर पैर मारती है और शाई से कहती है नहीं नहीं उसका मूड खराब नहीं है वो तो बस तुरंत इस केकड़े को खाना चाहता है। फिर रोइंकिंग कहता है हाँ मैं इसलिए गुस्से में हूँ क्योंकि मैं इस केकड़े को तोड़ नहीं पा रहा हूँ। और जेफ्यू रोइंकिंग का हाथ पकड़ती हुए कहती है तो फिर रोइंकिंग तुम इस केकड़े को मत खाओ तुम सिर्फ इस टूफो को खाओ। और फिर रोइंकिंग उससे कहता है नहीं मुझे ये खाना है। और उन दोनों को इस तरह आपस में बहस करता देख वो तीनों मन में कहने लगते ये प्यारा जोड़ा बहस कर रहा है। तभी वहाँ जेफ्यू उससे कहती है ठीक है मैं समझ गई। फिर रोइंकिंग उससे कहता है मुझे वो वापस दे दो। तब जेफ्यू उससे कहती है नहीं मैं तुमको ये वापस नहीं करूंगी। और फिर ये कहकर वो उसे खा लेती है। अब जेफ्यू उससे कहती है देखो रोइंकिंग तुम अब इसे नहीं खा सकते क्योंकि मैंने पहले ही उसे खा लिया। तब रोइंकिंग गुस्से में उससे कहता है तुमसे ये किसने कहा कि मैं उसे नहीं खा सकता। तभी रोइंकिंग उसके मुंह को पकड़ उसे किस करने लगता है। और फिर उसके बाद वो उससे कहता है ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। और फिर सीन शिफ्ट होता है जेफ्यू हमें कार में दिखाई जाती है जहाँ पर जेफ्यू को उसके डैड ने मैसेज किया होता है। मुझे लगता है कि लियान के बारे में जरूर इस पर्सन को कुछ पता होगा। और जेफ्यू उस व्यक्ति की फोटो देख हैरानी से कहती है क्या शायद। और फिर वो हैरानी से मन में कहने लगती है अगर शाय लिहान के इतने ज्यादा करीब है तो उसे उस दिन मुझे देखकर अजीब क्यों नहीं लगा। और फिर सीन शिफ्ट तरह में ली हाउस दिखाया जाता है जहाँ जेफ्यू कुछ ढूंढ रही होती है और उसे इस तरह ढूंढता देख मॉम वहाँ आती हुई कहती है तुम क्या ढूंढ रही हो क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। जेफ्यू उनसे कहती है मुझे लियान के बारे में कुछ जानकारी चाहिए जिसकी मदद से मेरा पर्दा फाश नहीं होगा। फिर मॉम कहती है तो फिर ठीक है तुम ढूंढो मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती
हूँ। तब जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है। तभी उसकी नजर किसी चीज पे पड़ती है और फिर वो उस फोटो को देख कहने लगती है ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब होंगे। फिर तभी वहाँ मॉम वापस आती है और जेफ्यू को एक एनवेलप देती हुए कहती है अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो तुम्हें ली हान के एसोसिएशन में जाना होगा, वहाँ जाकर तुम्हें सारी बात पता चल जाएंगी। और फिर जेफ्यू उस एनवेलप के अंदर की फोटो को देख कहने लगती है इस फोटो को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि इस फोटो को बाजू से फाड़ा गया है। और फिर उसकी मॉम फिर से आवाज देती है चाय तैयार है। तब वो कहती है हाँ ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर जेफ्यू जाते हुए गेट ओपन करती है और कहती है अब मैं वापस जा रही हूँ। और फिर वो जैसे ही गेट ओपन करती है और सामने डैड आ जाते हैं और वो उन्हें सामने देख उनसे कहने लगती है वो मेरे बायोलॉजिकल डैड वापस आ गए। और उसकी ये बातें सुन वो कहने लगते है तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगने लगा है कि तुम ली हान हो और मैं तुम्हारा डैड हूँ। चलो ये सब बातें छोड़ो और चाहे कुछ भी हो जाए तुम कोई भी तरीका अपनाओ, तुम्हें एबॉर्शन करवाना ही होगा। अब जेफ्यू उनसे कहती है मेरा बच्चा जिंदा रहेगा या नहीं ये सब मेरा डिसीजन रहेगा। तभी वहाँ क्यामिंग आ जाता है और उसे देख जेफ्यू हैरानी से कहती है क्यामिंग ब्रदर। फिर क्यामिंग कहता है मालकिन अब हमें घर चलना चाहिए। अब जेफ्यू से कहती है हाँ और फिर वो मन में कहने लगती है क्या क्यामिंग ब्रदर ने हम दोनों की बातें सुन ली और क्या उसे इस बात का पता चल गया है कि मैं असली लियान नहीं हूँ और अब क्या मैं बेनकाब हो चुकी हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हमें विला पे दिखाए जाते हैं जहाँ पर क्यामिंग जेफ्यू से कह रहा होता है मिस्टर ली ने जो कुछ भी कहा है वो मैंने सुन लिया है लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मुझे अब ये बात याद नहीं रहेंगी। अब जेफ्यू से कहती तुम्हारा शुक्रिया। और फिर वो घर के अंदर एंटर होती है और सीढ़ी चढ़ते हुए मन में कहने लगती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी सच्चाई सामने आ जाएंगी, अब क्या होगा। और फिर वो कहती है मैं घर वापस आ चुकी हूँ। तब रोइंकिंग उससे कहता है तुम वापस आ गई। और वहीं जेफ्यू मन में कहने लगती है ये व्यक्ति ये बात अच्छी तरह से जानता है कि मैं नकली हूँ और जो चीजें हमें करनी चाहिए और जो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए वो दोनों ही हम चीजें कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जब मेरी पहचान सबके सामने आ जाएंगी सभी लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे और मुझे सुनाएंगे तो ये व्यक्ति जाकर उस भीड़ में खड़ा हो जाएगा और मुझे भी सुनाने लगेगा। और फिर रोइंकिंग जेफ्यू का हाथ पकड़ते हुए कहता है तुमने मिस्टर ली के घर जाकर क्या किया। अब जेफ्यू उससे कहती है मैं वहाँ जाकर कुछ ढूंढ रही थी और मुझे ऐसा लगता है कि किसी को पहले से ही पता है कि ली हान कहाँ है। रोइंकिंग उससे हैरानी से कहता है तुम हमेशा ही उसे क्यों ढूंढती रहती हो। उसकी ये बातें सुन जेफ्यू हैरानी से कहती है तो क्या तुम उसे ढूंढना नहीं चाहते हो। उसकी ये बातें सुनते ही रोइंकिंग मन में कहने लगता है जब से मैंने इस लड़की को पाया है उसके बाद से मैंने ली हान को ढूंढने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और फिर रोइंकिंग उसका हाथ पकड़ता है और वहीं जेफ्यू मन में कहने लगती है उसका ये रिएक्शन देखने के बाद तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो लियान को ढूंढना चाहता है। क्या वो सचमुच नहीं उसने कभी भी अपनी फीलिंग्स मुझे नहीं बताई। और क्या होगा कि अगर वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाए। और फिर तभी जेफ्यू अपना हाथ छुड़ाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी रोइंकिंग हैरानी से कहता है आखिरकार चल क्या रहा है। तब जेफ्यू उससे कहती है कुछ नहीं बस मुझे भूख लगी है। इसकी बात सुन रोइंकिंग खड़े होते हुए कहता है तो फिर ठीक है मैं आंटी कुई को रात का खाना तैयार करने के लिए कहता हूँ। फिर तभी जेफ्यू चिल्लाती हुई कहती है आंटी कुई मैं अपने हस्बैंड के हाथों से बनाया हुआ खाना खाना चाहती हूँ। ये सुनते ही रोइंकिंग उसकी ओर देखते हुए कहता है क्या। फिर जेफ्यू सोफे पर इधर उधर होते हुए कहती है रोइंकिंग अपनी पत्नी को भूखा मारना चाहता है। और ये बात जानने के बाद भी कि उसकी पत्नी के पेट में एक बच्चा है। रोइंकिंग एक इंसान नहीं है, वो एक पत्थर दिल व्यक्ति है। और उसे ये सब करता देख रोइंकिंग कहता है पागल लड़की। और फिर तभी रोइंकिंग उसके पास आता है और उसे किस करने लगता है और उसे खुद को किस करता देख जेफ्यू चौंक जाती है। और फिर रोइंकिंग आगे कहता है अच्छा तो तुम भूखी हो ना, तो फिर ठीक है तुम यही रुको मैं खाना बनाता हूँ। तब जेफ्यू कहती है और फिर वो ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है रोइंकिंग तुम जिस तरह मेरे साथ बर्ताव कर रहे हो तो उससे तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम भी मुझे पसंद करने लगे हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है, कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ रोइंकिंग जेफ्यू को आवाज देती हुए कहता है आ जाओ सब कुछ तैयार हो चुका है। और फिर जेफ्यू डिनर टेबल के पास आती हुई कहती है ये तो आंटी का बनाया हुआ मास्टरपीस है, क्या तुमने इसे लिया नहीं। और फिर रोइंकिंग खुद को दोषी समझते हुए कहता है क्या तुम ये खाना नहीं खाना चाहती हो। तब जेफ्यू कहती है बिल्कुल मैं ये खाना खाऊंगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ जेफ्यू अपने रूम में एंटर होती हुई कहती है मेरा पेट तो भर चुका है। रोइंकिंग मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तब रोइंकिंग हैरानी से कहते हैं क्या गिफ्ट है। तब जेफ्यू उस पर से कपड़ा हटाते हुए कहती है इसे देखो। रोइंकिंग उसे देख चौंक जाता है और
और कहता है ये तो। अब जेफ्यू कहती है हाँ ये तुम्हारी मॉम की पेंटिंग है, मैंने इसे तुम्हारी वेब पे पड़ी एक फोटो को देखकर बनाया है, तो तुम्हें ये पेंटिंग पसंद आई? और वहीं रुइंकिंग ये सब देख स्माइल करने लगता है और फिर वो जेफ्यू का हाथ पकड़ अपने पास खींचते हुए कहता है तुम उन्हें अपनी मदर इन लॉ कहो। ये सुन जेफ्यू हैरानी से कहती है फिर वो कहती है मॉम, और फिर तभी उसे एहसास होता है और वो कहती है 1 मिनट रुको, क्या रुइंकिंग तुम्हारा ये मतलब है कि ये तस्वीर तुम्हारी मॉम की चेहरे से मिलती जुलती है? तब रुइंकिंग हैरानी से कहता है मैंने ऐसा कब कहा? और फिर जेफ्यू कहती है तुमने अभी भी कहा ना कि ये तस्वीर को तुम अपनी मदर इन लॉ कहो, तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि ये तस्वीर तुम्हारी मॉम के चेहरे से बहुत ही मेल खाती है। ठीक है रुइंकिंग, मैं इसे अपनी तारीफ के रूप में लूंगी। और फिर तभी रुइंकिंग उसे किस करने लगता है और वहीं खुद को किस करता देख जेफ्यू मन में कहने लगती है अचानक वो मुझे किस क्यों कर रहा है? और फिर रुइंकिंग उससे कहता है तुम्हारा शुक्रिया, मैं कुछ साल पहले विदेश पढ़ाई करने गया था और तब वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई थी और मैं तो इतना ज्यादा अनलकी था कि मैं उन्हें आखिरी बार भी नहीं देख सका। और फिर जब मैं घर वापस आया तो तब मेरा घर वैसा नहीं था जैसे पहले हुआ करता था, उनकी हर एक चीज यहाँ से जा चुकी थी और मेरे पास तो उनकी एक फोटो भी नहीं है। उसकी ये सब बातें सुन जेफ्यू कहती है ओ रुइंकिंग, और फिर तभी वो रुइंकिंग को गले लगाती हुई कहती है रुइंकिंग तुम्हारे पास उनकी एक फोटो है? फिर रुइंकिंग कहता है तुम्हारा शुक्रिया। और हमें 2016 की स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ जेफ्यू भी आई होती है। तभी एक लड़की यान को वहाँ देख हैरानी से कहती है ओ माय गॉड ये तो यान है, लेकिन वो यहाँ पर। और फिर जेफ्यू उसके पास आती हुई कहती है बहुत ही लंबे समय बाद मिल रहे हैं है ना? वही वो लड़की भी उसकी ओर आगे बढ़ती हुई कहती है मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो ये लगा था कि शादी हो जाने के बाद तुम हमें कांटेक्ट भी नहीं करोगी और तुम अपने दोस्तों को भूल चुकी हो। फिर जेफ्यू उससे कहती है मेरा फोन टूट चुका था और मुझे तुम्हारा नंबर भी याद नहीं था, तो इसलिए मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाई, और ये लो मेरा फोन, तुम अपना कांटेक्ट नंबर मेरे फोन में डाल दो। और फिर वो लड़की आगे कहती है तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती? और फिर जेफ्यू अपना फोन लेती हुई कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे क्या सुसु हमारा एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ पर आ जाएगा? तब सुसु कहती है मैं ये बात जानती थी और यहाँ पर कोई भी एक्स भयानक लवर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर एक और क्लास है। और ये बात सुनते ही जेफ्यू मन में कहने लगती है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि शायद मैं उसकी मदद से लियान को ढूंढ सकूं। और फिर सुसु इशारा करती हुई कहती है लियान वहाँ पर शायद बैठा हुआ है और अतीत में तो तुमने ढेर सारे लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। उसकी ये बातें सुनते ही जेफ्यू चौंक जाती है और मन में कहने लगती है क्या शाय और लियान को पहले एक दूसरे से प्यार हुआ था? तो क्या इसका मतलब ये है कि उसे पता चल गया कि मैं लियान नहीं हूँ? और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ जेफ्यू गैलरी के पास खड़ी हुई होती है और तभी शाय की नजर जेफ्यू पे पड़ती है और फिर वो उसके पास जाकर उससे कहता है बाहर साइड बहुत ही ज्यादा ठंड है, अगर तुम इसी तरह बाहर खड़ी रही तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। और वहीं जेफ्यू उसे अपने पास देख चौंक जाती है और मन में कहने लगती है ये व्यक्ति लियान को अच्छी तरह से जानता है, लेकिन फिर भी ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे कि वो लियान को नहीं जानता। शाय आगे कहता है तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तब जेफ्यू उससे कहती है आखिरकार मैं तुमसे क्यों डरने लगी भला? और तभी शाय उसे देख रुक जाता है और वहीं जेफ्यू उससे कह रही होती है क्या तुम्हें अभी भी ये बात याद है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे लिखना है? फिर शाय कहता है तुम्हारा नाम, मैं अभी भी ये बात नहीं जानता कि तुम्हारा नाम किस तरह लिखा जाना चाहिए। उसकी ये बातें सुन जेफ्यू मन में कहने लगती है तो क्या वो सचमुच ये बात नहीं जानता कि लियान कहाँ है? फिर जेफ्यू उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया। फिर शाय आगे कहता है तुम्हें पता है लेकिन मुझे ये बात नहीं पता। उसकी ये सब बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो ये सब बातों को छुपाना चाहता है। और फिर शाय कहता है अंदर चलो बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। तब जेफ्यू कहती है हाँ, और फिर वो मन में कहने लगती है आखिरकार अब मुझे समझ में आया कि उसके पास इतने ज्यादा ग्रुप्स क्यों है। और फिर थोड़ी देर बाद सुसु जेफ्यू के पास आती है और उससे कहती है लियान मैंने शाय को तुमसे बात करते हुए देखा, तुमने आपस में क्या बात की?
तब जेफी उससे कहती है नहीं, कुछ खास बातें नहीं की, बस हालचाल पूछा। और फिर शुशु कहती है उसकी सगाई पक्की हो चुकी है तो इसीलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। ये सुन जेफ्यू कहती है क्या सच में? और फिर वो मन में कहने लगती है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शाय की वजह से ही लियान शादी से बचकर भाग गई, लेकिन अभी भी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं किस तरह पूछूं कि वो कहाँ है। अभी वहाँ रुइंकिंग आते हुए कहता है तुमने अंदर रहकर मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? उसे एकदम से आता देख जेफ्यू हैरानी से कहती है क्या? और वहीं शुशु ब्लश करती हुए कहती है वाओ। और फिर रुइंकिंग आगे कहता है और देरी से आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। और उसे इस तरह देख जेफ्यू भी ब्लश करती हुए कहती है रुइंकिंग। और फिर सीन शिफ्ट तरफ वो दोनों हमें कार में दिखाए जाते हैं जहाँ रुइंकिंग जेफ्यू से कह रहा होता है तुम लियान नहीं हो तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई थी? जेफ्यू से कहती है उसके बारे में सुराग ढूंढने के लिए। तुम्हें तो इसकी परवाह नहीं है ना कि लियान कहाँ है, लेकिन मुझे इसकी परवाह है। तब रुइंकिंग कहता है हाँ मुझे परवाह नहीं है। और उसकी ये बातें सुन जेफ्यू मन में कहने लगती है हाँ मैं इसे समझ सकती हूँ, तुम मुझे पसंद करने लगे हो इसलिए तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। और वहीं रुइंकिंग भी स्माइल करते हुए मन में कहने लगता है जब मुझे इसका एहसास हुआ कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है और तब मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था, लेकिन अब मुझे इसका एहसास हो रहा है और मैं तो खुद को बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल मानता हूँ कि लियान की जगह तुम मेरे पास हो। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम हमेशा ही मेरे साथ खड़ी रहोगी। और फिर वो दोनों एक जगह पहुँचते हैं और रुइंकिंग कहने लगता है कार को अंदर जाने की परमिशन नहीं है तो चलो पैदल चलते हैं। और फिर जेफ्यू कार से बाहर आती है और खुश होती हुई कहने लगती है ये तो मेरी पसंदीदा रोड है, यहाँ पर मेरा फेवरेट स्ट्रीट फूड मिलता है। और फिर तभी रुइंकिंग उसको जैकेट उड़ाते हुए कहता है ये वही जगह है ना जहाँ से तुमने कियामिंग से वो पकोड़े मंगवाए थे? तब जेफ्यू कहती है हाँ, और जब मैं स्कूल में हुआ करती थी तब मैं यहाँ पर खाना खाने आया करती थी और फिर उसके बाद डैड भी मुझे यहाँ लाया करते थे। और फिर रुइंकिंग कहता है आज रात की पार्टी में तुमने ज्यादा कुछ नहीं खाया तो चलो कुछ खाते हैं। और फिर वो जेफ्यू का हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो चलते हैं। फिर वो दोनों ही हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। और फिर रुइंकिंग आगे कहता है जेफ्यू तुम मुझे अपना हाथ दो, मुझे इसे गर्म करने दो। उसकी ये बात सुन जेफ्यू मुंह बनाते हुए कहती है तुम क्या बहुत ही ज्यादा टीवी शो देख रहे हो? और अगर मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगी तो ये बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा और ये सब करके तुम मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। उसे ये सब कहता देख रुइंकिंग हैरानी से मन में कहने लगता है तो क्या उसे टीवी शोज और बाकी सब चीजें पसंद नहीं है? मैंने ऑफिस में ये सब बैठकर सीखने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगाया है। और वहीं खड़ा व्यक्ति रुइंकिंग को टीवी शो देखता देख हैरानी से मन में कहने लगता है और कब से ये टीवी शोज देख रहे हैं, क्या वो हमारी इस कंपनी को बंद करने वाले हैं? और फिर हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है जहाँ एक लड़की रुइंकिंग को जाता देख कहने लगती है ए जल्दी करो उस लड़के को देखो, वो कितना ज्यादा हैंडसम है, पता नहीं कि वो सिंगल है भी या नहीं। और फिर दूसरी लड़की कहती है ध्यान से देखो उस लड़की के बाजू में एक लड़की है, क्या तुम्हें अभी ऐसा लगता है कि वो सिंगल है? फिर वो पहली लड़की कहती है हो सकता है ना कि वो लड़की उसकी बड़ी बहन हो, तुम्हें क्या लगता है हमें उसके पास जाकर उससे पूछना चाहिए? और वहीं जेफ्यू उनकी ये सब बातें सुन लेती है और मुंह फुलाती हुए मन में कहने लगती है क्या बड़ी बहन, क्या तुम दोनों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हूँ? और फिर तभी जेफ्यू रुइंकिंग का हाथ पकड़ती हुए कहती है नहीं हमें कब तक इसी तरह इंतजार करना होगा, मेरे पैर बहुत ही ज्यादा दुख रहे हैं। और उसे ऐसा कहता देख रुइंकिंग हैरान हो जाता है और फिर वो पीछे देख मन में कहने लगता है अच्छा तो ये बेवकूफ लड़की इन दोनों लड़की की वजह से जेलस हो रही है। और फिर तभी रुइंकिंग उसके गालों पर किस करते हुए कहता है ठीक है मैं अभी आता हूँ, मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तब जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हमें घर पर दिखाए जाते हैं जहाँ रुइंकिंग ने जेफ्यू को अपनी पीठ पे उठाया हुआ होता है और वहीं जेफ्यू कह रही होती है आज का बारबेक्यू बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था और वो वाइन इतनी भी बुरी नहीं थी। और फिर रुइंकिंग उससे कहता है तुम्हारी वाइन पीने की कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने इतनी सारी वाइन का ऑर्डर दिया और वो सभी वाइन की बोतल तुमने अकेले ही खाली कर दी और अभी तुम बहुत ही ज्यादा नशे में हो। और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम ये सब जानबूझकर करती हो ताकि तुम मुझे परेशान कर सको। फिर जेफ्यू हंसती हुई कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और अब रुइंकिंग जो तुमने फेक प्रेगनेंसी की न्यूज फैलाई है तो अब उसका समय आ चुका है, हमको लोगों के सामने दिखावा करने के लिए कुछ करना होगा। और रुइंकिंग जेफ्यू से कह रहा होता है जेफ्यू मैंने पहले ही
तुमसे कहा था ना कि इस प्रेगनेंसी का क्या करना है, ये सब अब तुम पर निर्भर करता है। और फिर जेफ्यू ब्लश करती हुई कहती है तो क्या तुम दोबारा कोशिश करोगे? और फिर रोइंकिंग उसके क्लोज जाती हुई कहता है हाँ बिल्कुल। जेफ्यू कहती है ओ रोइंकिंग। फिर रोइंकिंग कहता है तो क्या जेफ्यू तुम पछताना चाहती हो? और तभी जेफ्यू रोइंकिंग की नेक को लिक करने लगती है और उसे ऐसा करता देख रोइंकिंग उससे कहता है जेफ्यू क्या तुम ये जानती हो कि तुम ये क्या कर रही हो? अब जेफ्यू उससे कहती है रोइंकिंग तुम इतने डरे हुए क्यों दिख रहे हो? और फिर रोइंकिंग जेफ्यू के चेहरे को छूती हुई कहता है ठीक है जेफ्यू, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन डरा हुआ है। और फिर रोइंकिंग जेफ्यू को किस करने लगता है और फिर वो दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं। और फिर रोइंकिंग कहता है चलो जेफ्यू अब मेन प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तब जेफ्यू कहती है हाँ ठीक है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ रोइंकिंग सोकर उठ जाता है और अपने बाजू में जेफ्यू को देख उसके पास जाकर उसके माथे पर किस करते हुए कहने लगता है जेफ्यू मैं काम पे जा रहा हूँ और तुम अपनी नींद अच्छे से लेना। अब जेफ्यू आधी नींद में कहती है हाँ। और फिर हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ जेफ्यू सोकर उठ जाती है और ब्लश करती हुए कहने लगती है अरे नहीं मैंने ये क्या किया। और फिर सीन शिफ्ट तरह में एक व्यक्ति को देखते हैं और उस व्यक्ति के सामने रोइंकिंग खड़ा हुआ होता है और वो उस व्यक्ति से कह रहा होता है अच्छा तो तुम खुद यहाँ व्यक्तिगत रूप से मुझसे यहाँ मिलने आए हो और वैसे क्या तुम अपने साथ कुछ लेकर आए हो? तो वो व्यक्ति कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आया हूँ और उस चीज में तुम्हारी बहुत ही दिलचस्पी है। वो व्यक्ति धीरे धीरे पर्दा हटाते हुए कहता है तुमने मुझसे कहा था ना कि जेफ्यू की पेंटिंग ढूंढो और अब तुम अंदाजा लगाओ कि मुझे क्या मिला। तब रोइंकिंग उससे कहता है बहुत ही बढ़िया जेफ्यू का एक पोर्ट्रेट। वो व्यक्ति कहता है ये पेंटिंग को जेफ्यू ने नहीं बनाया बल्कि जेफ्यू के बड़े भाई नान ने बनाया है और तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम पूरी पिक्चर को देखोगे। और उस पेंटिंग को देख रोइंकिंग चौंक जाता है और उससे चिल्लाते हुए कहता है अभी तुरंत ही मुझे ये पेंटिंग तुम बेच दो। और फिर सीन शिफ्ट तरह में रोइंकिंग का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों टेबल पर होते हैं और रोइंकिंग जेफ्यू से कह रहा होता है जेफ्यू क्या तुम नान नाम के व्यक्ति को जानती हो? कि मुँह से ये नाम सुनते ही जेफ्यू खाते खाते रुक जाती है और उससे कहती है रोइंकिंग अचानक तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? तब रोइंकिंग कहता है मैंने सुना है कि वो एक बहुत ही अच्छा कलाकार है और इसी के साथ साथ वो तुम्हारा भाई भी है, तो क्या तुम उसे जानती हो? अब जेफ्यू उससे कहती है नहीं। और फिर रोइंकिंग कहता है आज किसी ने मुझे कॉल कर कर उसकी एक पेंटिंग का नमूना दिया और उस पेंटिंग में एक युवा लड़की थी। ये सुनते ही जेफ्यू चौंकती है और उससे कहती है तो क्या? और फिर रोइंकिंग थोड़े से गुस्से में कहता है तो मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? तब जेफ्यू कहती है क्या मैंने इससे पहले तुम्हें इस बारे में कभी नहीं बताया? वो मुझसे बड़ा है और शायद हम एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हैं। और फिर रोइंकिंग कहता है जेफ्यू तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझे सच नहीं बताना चाहती। और तभी रोइंकिंग उसका हाथ पकड़ता है और जेफ्यू उसे ऐसा करता देख चिल्लाती हुई कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज तुम शांत हो जाओ। तो वो कहता है तुम चुप रहो। और फिर रोइंकिंग जेफ्यू के ऊपर आ जाता है और जेफ्यू चिल्लाती हुई कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? तब रोइंकिंग कहता है मैं भी अपनी कला का नमूना दिखाना चाहता हूँ। और फिर जेफ्यू कहती है वो पेंटिंग बस एक नॉर्मल आर्ट पीस है और कुछ नहीं। फिर रोइंकिंग उसके क्लोज होती हुई कहता है जेफ्यू क्या उसने तुम्हें छुआ था? ये सुनते ही हैरानी से जेफ्यू कहती है फिर रोइंकिंग आगे कहता है उस पेंटिंग में तुमने कुछ भी नहीं पहना था। ये सुन जेफ्यू हैरानी से कहती है और फिर उसे सारी बात समझ में आती है और फिर वो उससे कहती है आखिरकार तुम उस पेंटिंग को देखने के बाद इतने चिंतित क्यों हो? और फिर तभी रोइंकिंग उसे किस करने लगता है और उससे ब्लश करते हुए कहता है क्योंकि उस पेंटिंग को देखने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा जलन हो रही है। अब जेफ्यू उससे कहती है ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि तुम सोच रहे हो, हम दोनों ही बहुत ही ज्यादा प्योर थे। और फिर वो मन में कहने लगती है रोइंकिंग इस वक्त तुम बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हो। और फिर रोइंकिंग कहता है क्या प्योर? लेकिन मुझे लगता है कि ये बेवकूफी है। एक 20 साल का व्यक्ति जो कि तुम्हें नेकेड देख रहा है तो उसके दिमाग में कोई विचार कैसे नहीं आ सकते? और फिर तभी जेफ्यू उसे किस करती है और उससे कहती है वैसे भी मेरे मन में उसके लिए कोई भी विचार नहीं है, तुम्हें मुझ पर विश्वास दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? और फिर रोइंकिंग उसके क्लोज जाती हुई कहता है कुछ इस तरह। और फिर सीन शिफ्ट होकर हम रोइंकिंग को देखते हैं जो कि एक व्यक्ति से कह रहा होता है तुम्हारे साथ बिजनेस कर कर मुझे अच्छा लगा और मैं अगले साल फिर तुम्हें परेशान करूंगा। और फिर वो व्यक्ति हंसते हुए कहता है हाँ जरूर मिस्टर रोइंकिंग। अभी एक व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है कोई मदद करो, युवा मालकिन सीढ़ियों से नीचे गिर गई और वो बेहोश
बेहोश हो चुकी है। ये सुनते ही रोइंकिंग चौंकते हुए कहता है क्या? फिर वो तेजी से उस ओर भागने लगता है और वहाँ खड़े लोग कह रहे होते हैं ओ माय गॉड कितना ज्यादा खून बह रहा है। और रोइंकिंग तेजी से भीड़ में से जाते हुए कहता है हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। और फिर वो जेफ्यू को देखता है जहाँ पर वो खूनम खून होती है और बेहोश हो चुकी होती है। फिर वो वहाँ खड़े व्यक्तियों से कहता है तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी से ड्राइवर को बुलाओ। यानी क्या तुम मुझे सुन पा रही हो, प्लीज जाग जाओ। और फिर रोइंकिंग अपना खून से सना हाथ देखता है और वहीं वो व्यक्ति हैरानी से कहने लगता है नहीं क्या मालकिन का मिसकरेज हो गया। और वहीं रोइंकिंग मन में कहने लगता है मैं उसके साथ 2 बार इंटीमेट हुआ हूँ लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है। फिर यहाँ पर इतना ज्यादा खून क्यों है, आखिरकार जेफ्यू तुम्हें हुआ क्या है? और फिर सीन शिफ्ट में हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर रोइंकिंग से कह रहा होता है युवा मालकिन को कोई भी गंभीर चोट नहीं आई है, बस उनकी बॉडी पर कुछ खरोचे और छोटी मोटी चोटें आई है। तब रोइंकिंग कहता है तो फिर वहाँ पर इतना ज्यादा खून क्यों था? तब डॉक्टर हंसते हुए कहता है आप जिस खून की बात कर रहे हैं वो खून नहीं बल्कि पेंट था और उसमें प्लाज्मा मिलाने के बाद वो खून जैसा दिखने लगता है। ये सुनते ही रोइंकिंग एकदम दंग रह जाता है और हैरानी से मन में कहता है क्या प्लाज्मा? और फिर रोइंकिंग जेफ्यू की तरफ देखता है जहाँ जेफ्यू उसे आंख मार जीभ दिखाती है। और फिर रोइंकिंग डॉक्टर से कहता है ओ अच्छा तो इसका मतलब ये है कि उसका मिसकरेज नहीं हुआ है ना? तब डॉक्टर कहता है हाँ नहीं हुआ। और फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और रोइंकिंग जेफ्यू से कहने लगता है तो क्या जेफ्यू प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये तुम्हारा प्लान था? तब जेफ्यू उससे कहती है हाँ। और फिर रोइंकिंग हैरानी से कहता है लेकिन तुम क्यों गिरी? फिर जेफ्यू कहती है मैंने जानबूझकर मिनरू को सीढ़ियों पर गुस्सा दिलाया और उसने मुझे वहाँ से धक्का दे दिया और उसने कहा कि वो तुम्हारे साथ जन्मदिन की पार्टियों में जाया करती थी, लेकिन मैंने उससे कहा ये सब पहले की बात है। फिर रोइंकिंग कहता है हाँ मैं उसके साथ जाया करता था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सावधान और सुंदर और ठंडे दिमाग वाली थी और इसी के साथ साथ वो मुझे बेकार की प्रॉब्लमों से भी बचाया करती थी। उसकी ये सब बातें सुन जेफ्यू मन में कहने लगती है सच में रोइंकिंग एक बहुत ही डीप माइंडेड बिजनेसमैन है और मैं मिनरू के दिमाग में उसके लिए उठ रही फीलिंग्स को दोष नहीं दे सकती, लेकिन वो उसके लिए सिर्फ एक डिवाइस है और कुछ नहीं। और फिर वो हैरानी से उससे कहती है तो फिर रोइंकिंग मेरा क्या? तो क्या तुम मुझ पर सिर्फ दया इसलिए दिखाते हो क्योंकि मैं लीहान की तरह दिखती हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी का दिखावा करने के लिए मेरी जरूरत है क्या इसलिए? ये सुनते ही रोइंकिंग थोड़ा सा चौंक जाता है और उसे इस तरह चौंकता देख जेफ्यू मन में कहने लगती है क्या वो मुझे इस सवाल का जवाब देगा जिसकी मुझे उम्मीद है? क्या वो ये कह पाएगा कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मुझे पसंद करता है? और रोइंकिंग जेफ्यू से कह रहा होता है मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम लियान जैसी दिखती हो। अब जेफ्यू कहती है तो फिर इसके पीछे क्या कारण है? वो कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। उसका ये जवाब सुन जेफ्यू उदास होती हुई कहती है क्या बस इतना ही? और अब रोइंकिंग मुझे नींद आ रही है तो तुम यहाँ से चले जाओ। और वहीं रोइंकिंग मन में कहने लगता है मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ जेफ्यू कि तुम मेरे जवाब को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा उदास हुई हो, लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है, लेकिन मुझे अभी तक पूरा यकीन नहीं हुआ है कि ये प्यार है या नहीं। और प्यार एक वादे की तरह है, इसे निभाना पड़ता है और उसकी रक्षा करना पड़ता है। और भले ही तुम मुझे पसंद ना करो लेकिन ये वादा कभी नहीं बदलेगा। और क्या जेफ्यू तुम इस तरह का प्यार स्वीकार कर पाऊंगी? और फिर वो ब्लैंकेट नीचे खींचते हुए कहता है जेफ्यू तुम क्यों रो रही हो? तब जेफ्यू से कहती है मेरा बच्चा चला गया तो क्या मैं रो भी नहीं सकती? और फिर रोइंकिंग आगे कहता है तुम उदास क्यों हो? तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है और तुमने ये भी कहा था ना कि तुम अभी तो मेरे साथ हो लेकिन बाद में तुम्हें किसी और के पास जाना पड़ सकता है। फिर जेफ्यू कहती है मैं पहले ही तुम्हें सारी बातें समझा चुकी हूँ और मुझे अभी बस इस बात का दुख है कि मुझे पसंद करने वाला सही व्यक्ति मुझे अभी तक नहीं मिला है। और फिर तभी रोइंकिंग उसे किस करने लगता है और उसे खुद को इस तरह किस करता देख जेफ्यू उसे दूर धकेलते हुए कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? तब रोइंकिंग उससे कहता है क्या सही पर्सन दिन में सपने देखना बंद करो जेफ्यू। फिर जेफ्यू कहती है मैं इस वक्त इसलिए ज्यादा भावुक हूँ क्योंकि अभी मेरे मंथली साइकिल चल रहे हैं। फिर रोइंकिंग उसके चेहरे को छूते हुए कहता है क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रही हो? तब जेफ्यू ब्लश करते हुए कहती है हाँ।
और फिर रुइंकिंग कहता है लेकिन मैं तुम्हारे इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं हुआ, और फिर वो भी उसके बाजू में सो जाता है। और उसे ऐसा करता देख जेफी उससे कहती है तुम फिर से ये क्या कर रहे हो। तब रुइंकिंग कहता है तुम अपनी आंखें बंद कर लो, जब तक तुम सो नहीं जाती मैं यहीं तुम्हारे पास रहूंगा। और फिर सीन सिर्फ तरह में नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर जेफ्यू कह रही होती है अरे ये तो मेरी पसंदीदा स्ट्रीट फूड है वॉन्टन। फिर क्यामिंग कहता है मैं सड़क से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए ये लेता चलूं। और फिर जेफ्यू उसे टेस्ट करती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती हुई कहती है मेरे मिसकरेज हो जाने के बाद आंटी कोई कुछ दिनों से लाइट खाना बना रही थी और ये वही स्वाद है जिसकी मुझे तलाश थी, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्यामिंग। तब क्यामिंग कहता है कोई बात नहीं मैम। और वहीं दूसरी तरफ क्यामिंग घर में एंटर होते हुए मन में कह रहा होता है पिछले कुछ दिनों से जेफ्यू एकदम लाइट खाना खा रही है, जब से उसका मिसकरेज हुआ है तो उसे हल्का खाना खाना पड़ता है, लेकिन आज मैं उसके लिए खाने के लिए कुछ खास चीज लेकर आया हूँ जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद है, और मुझे नहीं पता कि ये पागल लड़की ये देखने के बाद अपना किस तरह का रिएक्शन देंगी। और फिर वो एंटर होता है और वहीं जेफ्यू हंस रही होती है और उसे इस तरह हंसता देख वो उससे कहने लगता है क्या हुआ, तुम क्यों हंस रही थी, ऐसा क्या हुआ है। और फिर तभी उसकी नजर क्यामिंग पे पड़ती है और उसे देख चौंकती हुए मन में कहने लगता है तो अच्छा तो वो क्यामिंग से बातें कर रही थी। और उसे अंदर आता देख क्यामिंग कहता है यंग मास्टर आप वापस आ गए। फिर जेफ्यू कहती है रुइंकिंग तुम आज बहुत ही ज्यादा जल्दी वापस आ गए, और वो मैं हंस इसलिए रही थी। और तभी उसकी नजर रुइंकिंग के हाथों पे पड़ती है और वो उससे कहती है तो क्या रुइंकिंग तुम भी मेरे लिए वॉन्टन लेकर आए हो, लेकिन ये सेवा पर्याप्त नहीं है। ये सुन रुइंकिंग चौंकती हुई कहता है तुम भी मतलब। और फिर उसकी नजर टेबल पर रखे वॉन्टन पे पड़ती है और वो मन में कहने लगता है अच्छा तो क्यामिंग भी उसके लिए वॉन्टन लेकर आया था। और फिर क्यामिंग वहाँ से जाते हुए कहता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और ये कहकर क्यामिंग वहाँ से चला जाता है। और उसके चले जाने के बाद रुइंकिंग जेफ्यू से कहने लगता है तुमने क्यामिंग से ऐसी क्या बात करी जो तुम इतनी खुल खुल कर हंस रही थी। तब जेफ्यू कहती है ऐसी कुछ खास बात नहीं थी। उसे इस तरह बातें घुमाता देख रुइंकिंग को गुस्सा आ जाता है और फिर वो वॉन्टन खा जाता है, और उसे इस तरह खाता देख जेफ्यू चिल्लाते हुए कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर रुइंकिंग उस वॉन्टन को खाते हुए कहता है सच में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अच्छा ठीक है जेफ्यू ये लो तुम जो मैं वॉन्टन लाया हूँ तुम वो खा लो। और फिर जेफ्यू उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है रुइंकिंग तुम्हें जलन हो रही है क्या, तुम सच में कितने ज्यादा बचकाने हो। ऐसा कहता देख रुइंकिंग ब्लश करने लगता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। और वहीं पीछे जेफ्यू हंसती हुई कहने लगती है रुइंकिंग मैं ये साफ साफ देख सकती हूँ कि तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका है। रुइंकिंग आज सच में बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, और सच में वो जलन के मारे बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा है। लेकिन उसने तो कहा था कि वो मुझे पसंद नहीं करता, तो फिर उसे जलन क्यों हो रही है। और वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि मैं वॉन्टन खाना चाहती हूँ। और तभी जेफ्यू का फोन रिंग होने लगता है और फिर वो कॉल उठाती है और कहती है हेलो। तब सामने से एक व्यक्ति कहता है मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ और तुम्हारे फादर। ये सुनते ही जेफ्यू जोर जोर से हंसती हुई कहती है आखिरकार तुम लोग किस जमाने में जी रहे हो, तुम लोग मुझे स्कैम करने के लिए इस तरह का बहाना बना रहे हो, लेकिन तुम लोग ये बात जान लो कि इससे तुम्हें पैसे नहीं मिलने वाले। वो सामने से व्यक्ति कहता है मिस जेफ्यू हम आपको कोई स्कैम नहीं कर रहे, आपके डैड बक्सी पर हमें स्कैम करने का शक है तो इसलिए हम लोगों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनते ही जेफ्यू चौंक जाती है और हैरानी से कहती है क्या। और फिर फोन कट हो जाता है और जेफ्यू रुइंकिंग के रूम में एंटर होती है जहाँ रुइंकिंग कपड़े बदल रहा होता है, और उसे एंटर होता देख वो उससे कहता है जेफ्यू बताओ कि किसका वॉन्टन ज्यादा बेहतर था, मेरा या क्यामिंग का। और फिर जेफ्यू जाकर अलमारी खोलती हुई कहती है मुझे बाहर कुछ काम है। तब रुइंकिंग उससे कहते है जेफ्यू क्या तुम ये बात भूल चुकी हो कि अब तुम बाहर नहीं जा सकती। फिर जेफ्यू कहती है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है तो इसलिए तुमको मेरे लिए ये बात को छुपा के रखनी होगी। फिर रुइंकिंग कहता है तो फिर ठीक है मैं क्यामिंग से कहता हूँ कि वो तुम्हें वहाँ ले जाएगा, और उसे एग्जैक्ट लोकेशन बताना ठीक नहीं रहेगा तो तुम कुछ ही दूर पर उतर जाना ठीक है। अब जेफ्यू कहती है हाँ तुम्हारा शुक्रिया। और फिर सीन शिफ्ट उतर में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ जेफ्यू कार से उतरती हुई कहती है क्यामिंग तुम बस मुझे यहाँ पर छोड़ दो और अब तुम यहाँ से वापस जा सकते हो, और मैं तुमको वापस लेने आने के लिए कॉल कर दूंगी। तब क्यामिंग कहता है ठीक है। और फिर जेफ्यू उस बिल्डिंग के अंदर एंटर होती है और फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जेफ्यू बिल्डिंग से बाहर आ रही होती है और वहीं क्यामिंग उसका पीछा करने लगता है। और फिर वो देखता है कि वो पुलिस स्टेशन में
एंटर हो रही है और उसे पुलिस स्टेशन में एंटर होता देख वो हैरानी से मन में कहने लगता है, अच्छा तो ये बात है कि मालकिन को पुलिस स्टेशन जाना था। और फिर हमें पुलिस स्टेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेफ्यू उनसे कह रही होती है, हेलो मेरा नाम जेफ्यू है और मैं बक्स्यू की बेटी हूँ। और फिर वो ऑफिसर कहता है, छोटी लड़की तुम सच में बहुत ही ज्यादा शातिर हो। मैंने अपने परिवार को बताया कि जीवन में पहली बार किसी ने मुझे झूठा बोला है और तुम बक्स्यू की गोद ली हुई बेटी हो, है ना? तब जेफ्यू कहती है, हाँ भले ही उन्होंने मुझे गोद लिया है लेकिन हम दोनों का रिश्ता एकदम खून के रिश्ते जैसा है और वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि मैं उनकी अपनी बेटी हूँ। और क्या आपने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि मैं उनकी जमानत ले सकूँ? उसकी बात सुनते ही वो ऑफिसर जोर जोर से हंसती हुई कहता है, छोटी लड़की तुम क्या सोच रही हो? लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा टीवी शोज देखती हो और हिरासत के दौरान परिवार वालों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं होती है जब तक तुम अपने साथ कोई वकील नहीं ला लेती और इस मामले के चलते तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। तब जेफ्यू हैरानी से कहती है, कौन सा मामला? मेरे डैड एक साधारण ईमानदार व्यक्ति है और वो तो बस पेंटिंग का छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। और वो ऑफिसर जेफ्यू को वो पेंटिंग दिखाते हुए कह रहा होता है, क्या तुमने अपने डैड के द्वारा घर पर लगाई गई ये पेंटिंग इससे पहले देखी है क्या? और जेफ्यू उस पेंटिंग को देखते ही चौंक जाती है और मन में कहने लगती है, अरे ये तो डॉन पेंटिंग है जिसे मैंने बनाया था और क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें इस बारे में पता चल गया हो कि ये नकली पेंटिंग है? नहीं नहीं, मुझे जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना होगा, नहीं तो हम दोनों ही जेल चले जाएंगे और उसके बाद डैड को कौन बचाएगा? और फिर जेफ्यू अपना सर हिलाती हुए उस ऑफिसर से कहती है, मैं बस ये जानती हूँ कि मेरे डैड सजावटी पेंटिंग बनाते हैं और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। और क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है? तब वो ऑफिसर कहता है, $5 मिलियन में उन्होंने इस पेंटिंग को बेचा, लेकिन जो खरीदार था उसे घर जाकर पता चल गया कि ये पेंटिंग नकली है, तो इसलिए उसने पुलिस स्टेशन में आकर रिपोर्ट की। और फिर जेफ्यू कहती है, मेरे डैड को पेंटिंग करना नहीं आता तो वो ये बात कैसे जान सकते हैं कि जो उन्हें पेंटिंग बेची गई है वो नकली थी? और आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई दरवाजे की चौखट खरीदने के लिए 5 मिलियन खर्च करता है तो क्या आप उसे वो दरवाजे की चौखट बेचेंगे और क्या ये घोटाला माना जाएगा? और फिर वो ऑफिसर कहता है, छोटी लड़की इतनी ज्यादा हाइपर मत हो और अभी भी इस मामले की जांच चल रही है और इसीलिए मैंने तुम्हें इस मामले में सहयोग करने के लिए कहा और अभी तुम घर जा सकती हो। अगर हमें कोई भी अपडेट मिलेगा तो हम तुम्हें बताएंगे। और फिर जेफ्यू पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है और मन में कहने लगती है, मुझे सबसे पहले जाकर किसी वकील को ढूंढना होगा, लेकिन मैं तो किसी भी वकील को नहीं जानती और इस मामले में मैं रोइंकिंग की मदद नहीं ले सकती। अगर मैंने इस मामले में उसको शामिल किया तो नकली दुल्हन की पहचान भी उजागर हो जाएंगी, जिससे फ्यूचर में उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तभी कोई कहता है, क्या तुम मुझे ये सब नहीं समझाओगी कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? और आवाज सुनते ही जेफ्यू हैरानी से कहती है, ये आवाज तो रोइंकिंग, तुम यहाँ पर? और फिर सीन शिफ्ट होकर वो दोनों हमें कार में दिखाए जाते हैं जहाँ रोइंकिंग जेफ्यू से कह रहा होता है, अब तुम्हारा क्या प्लान है? क्या तुम्हारा ये प्लान है कि अब तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी? तब जेफ्यू कहती है, अब जबकि तुम यहाँ पर हो तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे संसाधनों की वजह से तुम्हें सारी जानकारी पता चल जाएंगी कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या, और अब इसीलिए मुझे तुमको समझाने की जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। और फिर रोइंकिंग फोन देखते हुए मन में कहने लगता है, हाँ वो सच कह रही है, बस मैं एक कॉल करूंगा और मुझे सारी बातें पता चल जाएंगी, लेकिन इस वक्त मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि वो मुझ पर भरोसे करने को तैयार है या नहीं। और फिर वो उससे कहता है, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम यहाँ पर आई थी। उसकी बातें सुन जेफ्यू मन में कहने लगती है, रोइंकिंग को मेरी असली पहचान का पता नहीं चलना चाहिए। अगर मेरी असली पहचान सबके सामने उजागर हो गई तो इससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचेगा। और जेफ्यू रोइंकिंग से कह रही होती है, वो क्या है ना कि मेरे डैड घर पर नहीं है और किसी ने मेरे घर को लूट लिया, तो इसीलिए पुलिस ने मुझे यहाँ बुलाया था। ये सुन रोइंकिंग हैरानी से कहता है, क्या बस इतनी सी ही बात है? और फिर वो मन में कहने लगता है, झूठी लड़की, क्या वो मुझ पर भरोसा नहीं करती? और फिर सीन शिफ्ट तरह में मेंशन का लेफ्ट विंग दिखाया जाता है जहाँ पर रोइंकिंग कार से उतरते हुए जाने लगता है। और फिर वो मन में कहने लगता है, उसने एक शब्द भी नहीं कहा और अब मैं जा रहा हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा निराश महसूस हो रहा है। और फिर तभी क्यामिंग जेफ्यू से कहता है, मालकिन क्या बस इतनी
इतनी सी ही बात है, पुलिस ने आपको पुलिस स्टेशन इसलिए बुलाया था क्योंकि आपके घर में चोरी हो गई। फिर जेफ्यू कहती है क्यों, तुम्हें क्या लगता है? तब क्यामिंग कहते है मुझे लगता है कि मास्टर को आपकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। अगर आप मुसीबत में हैं तो यंग मास्टर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। फिर जेफ्यू कहती है तुम्हारा यंग मास्टर पहले से ही ये बात जानता है कि मैं असली लियान नहीं हूँ और यही कारण है कि वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता है, तो तुम मुझे समझाना बंद करो, ठीक है? और फिर वो मन में कहने लगती है और यही कारण है कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती और डैड के इस मामले में लियान का लेबल नहीं लगाया जा सकता और अब मुझे जेफ्यू वाली अपनी आइडेंटिटी से ही डैड को बचाने का कोई तरीका खोजना होगा। और फिर जेफ्यू रोने लगती है और उसे इस तरह रोता देख क्यामिंग कहने लगता है मुझे माफ करिएगा मालकिन, मुझे आपको दुखी करने का कोई इरादा नहीं था। फिर जेफ्यू कहती है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। और वहीं दूसरी तरफ पर रोइंकिंग गाते हुए मन में कह रहा होता है भले ही वो मुझे सच नहीं बताना चाहती लेकिन फिर भी मैं उसकी मदद करूंगा। और फिर वो किसी को कॉल करता है और उससे कहता है हेलो, ये मैं बोल रहा हूँ और मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। फिर सामने वाला व्यक्ति रोइंकिंग को सारी बात बताता है और रोइंकिंग उसकी सारी बातें सुन उससे कहता है अच्छा तो ये बात है। और तभी रोइंकिंग की नजर क्यामिंग पे पड़ती है जो कि जेफ्यू के आंसू पोंछ रहा होता है और उसे ऐसा करता देख रोइंकिंग को गुस्सा आने लगता है और फिर वो उस कॉल वाले व्यक्ति से कहता है ठीक है तो चलिए बाय। और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है क्यामिंग क्या तुमने कार धो ली? तभी क्यामिंग वहाँ से जाते हुए कहता है मास्टर मैं बस जा ही रहा था। और फिर रोइंकिंग जेफ्यू से कहता है तुम वहाँ पर किसका इंतजार कर रही हो, जल्दी करो अंदर आ जाओ नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी और क्या तुम बीमार होना चाहती हो? और अब जाओ जाकर तैयार हो जाओ, हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं। और वहीं जेफ्यू स्माइल करते हुए मन में कहने लगती है लियान की पहचान को छोड़ने से पहले मुझे तुम्हारी नकली दुल्हन के रूप में तैयार होना होगा। और फिर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि जेफ्यू के हाथों से बनाई हुई पेंटिंग को देखते हुए कह रहा होता है ये पेंटिंग तो अद्भुत है और तुम्हारी मॉम तो कभी अपना खुद का पोर्ट्रेट नहीं बनाएंगी, तो इस पेंटिंग को किसने बनाया है? तब रोइंकिंग कहता है इस पेंटिंग को मेरी वाइफ ने बनाया है। और गाइस इसी के साथ एपिसोड नंबर 38 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।